एक दो क्वेश्चन मैं दूं आपको, करोगे? उसके बाद मैं कंटिन्यू करूंगा। एक दो क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ आपको, राइट? दो तीन क्वेश्चन देख रहा हूँ, थोड़ा करके देखना, आप लोग करना। क्वेश्चन जो दे रहा देखना यहाँ पे। यस, दिस वन इज द फर्स्ट, योर फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन में जाओगे तो गैसेस ऑक्साइड कंटेन द 30.4% of nitrogen, one molecule of which contain the one nitrogen atoms. A gaseous nitrogen oxide that contain the 30.4% of nitrogen, and one molecule contain the one nitrogen atom. Means one nitrogen oxide, do you know that nitrogen and oxygen? Yes, sir. Nitrogen oxide means nitrogen oxide, nothing else. Yes, अब sir. वो बोल रहा है आपको कि 30.4% ऑफ नाइट्रोजन इन वन मॉलिक्यूल कंटेन द वन नाइट्रोजन। मीन्स वन मॉलिक्यूल में कितना नाइट्रोजन है? वन एटम। फिर बोल रहा है कि डेंसिटी ऑफ द ऑक्साइड रिलेटेड टू ऑक्सीजन अंडर द आइडेंटिकल कंडीशन इज अबाउट। मतलब आपको एक रिलेटिव डेंसिटी पूछ रहा है। तो रिलेटिव डेंसिटी में मैंने सबसे पहले लिया था स्पेसिफिक ग्रेविटी। स्पेसिफिक ग्रेविटी वाज द रिलेटिव डेंसिटी विद रिस्पेक्ट टू द डेंसिटी ऑफ वाटर एट द 4 डिग्री सेल्सियस। हियर आई एम टॉकिंग अबाउट द डेंसिटी, वेपर डेंसिटी का बात कर रहा है ये। तो वेपर डेंसिटी आपने किसके रिस्पेक्ट में लिया था? हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में। आपने बाई क्या किया था? 2। अगर ऑक्सीजन के रिस्पेक्ट में करेंगे तो बाई क्या करेंगे? 32। तो वही आपको फाइंड करना है, वेपर डेंसिटी विद रिस्पेक्ट टू ऑक्सीजन या विद रिस्पेक्ट टू हाइड्रोजन? with respect to oxygen. So first you have to find the what should be molecular mass of the compound. परसेंटेज कंपोजिशन मैंने पढ़ाया था। परसेंटेज कंपोजिशन मैंने बताया था कि जब भी क्वेश्चन पूछता तो फॉर्मूला आपको नहीं देगा। फॉर्मूला अगर देगा तो परसेंटेज कंपोजिशन मीनिंगलेस हो जाएगा, कोई मतलब ही नहीं होता पूछने का। तो फॉर्मूला आपको नहीं देगा। परसेंटेज कंपोजिशन हमेशा क्या होता है, एक ऐसा कंपाउंड के बारे में बोलेगा जिसका फॉर्मूला आपको नहीं दिया रहेगा। ऑन द बेसिस ऑफ दैट इन्फॉर्मेशन यू हैव टू फाइंड द मॉलिक्यूलर मास ऑफ द कंपाउंड या नंबर ऑफ एटम्स ऑफ दैट पर्टिकुलर एलिमेंट पर मॉलिक्यूल। ये सब आपको फाइंड करना है। तो आपको यहाँ पे क्या फाइंड करना, बताइए? एक काम करो, सुनो, और एक क्वेश्चन दिखा रहा हूँ, पढ़ना है यहाँ पे। चलो, ये मैंने 2 लिया, ये 3 लिया। एक वो उस क्वेश्चन पे मैं आ रहा हूँ, 1 पे आ रहा हूँ। ये मैंने 2 लिया और 3 लिया। लेट कर लो कि मैंने 3 पहले बनाने आपको बोला। 3 बनाओ, इजी है। सबसे पहले 3 बनाओ आप लोग। पहले आप 3 बना के दिखाओ। थ्री बना के पहले दिखाओ क्या होगा, उसके बाद मैं चलूंगा नेक्स्ट टॉपिक पे। पहले 3 बना के दिखाओ। बोला कि परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इन ए कंपाउंड इज 4%। मतलब ये मास परसेंटेज होगा कि मोल्स परसेंटेज होगा? मास परसेंटेज, राइट। परसेंटेज का मतलब ही होता है, लेवलिंग का मतलब मास परसेंटेज, राइट, नॉट मोल परसेंटेज। द परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इन ए कंपाउंड इज 4%। इफ मिनिमम मॉलिक्यूलर मास, मिनिमम मॉलिक्यूलर मास विल बी, वो बोल रहा आपको, तो कितना होगा बताइए आप? मिनिमम मॉलिक्यूलर सर मास विल, सर बताइए। B 400। बना लिया, बहुत बढ़िया बनाया, गुड। एकदम सही बनाया आपने, सही है। समझ में आ जाओगे क्या होता है परसेंटेज का प्रश्न। सुनो, लेट कर लो कि मेरे पास ये कंपाउंड्स है, ये कंपाउंड्स है मेरे पास। ये कंपाउंड्स है मेरे पास, तो कंपाउंड्स को कुछ मॉलिक्यूल्स तो होगा। कंपाउंड्स मेड अप ऑफ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, राइट। कंपाउंड्स का किसी भी रिएक्शन में जब करवाने जाओगे तो कंपाउंड जो पार्टिसिपेट करेगा तो उसका कौन सा पार्ट पार्टिसिपेट करेगा? मॉलिक्यूल्स पार्टिसिपेट करेगा रिएक्शन में। एलिमेंट जाएंगे तो कौन सा क्या पार्टिसिपेट करेगा? एटम पार्टिसिपेट करेगा। तो मान लो ये कंपाउंड्स है मेरे पास, इस कंपाउंड्स में एक मॉलिक्यूल्स होगा। मतलब यहाँ बहुत सारा मॉलिक्यूल्स से कंपाउंड्स का जो बेसिक पार्ट्स होगा वो मॉलिक्यूल्स होगा। आई डोंट नो द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ दैट मॉलिक्यूल, आई डोंट नो, राइट। बट मैंने ऑब्जर्वेशन किया, चाहे कहीं से भी होता है ये सब, स्पेक्ट्रोस्कोपी से होता है ये। मैंने ऑब्जर्वेशन किया कि इस कंपाउंड के मॉलिक्यूल्स में
नाइट्रोजन लेट कर लो कि 15% है, कितना परसेंट है, 15%। तो ये नाइट्रोजन जो 15% है बाय मास है, वो क्या है, ये बाय मास। अब सोचो, एक मॉलिक्यूल में नाइट्रोजन अगर 15% होगा तो दो दूसरा मॉलिक्यूल में भी नाइट्रोजन 15% होगा। अगर कोई कंपाउंड बना है, मान लो 1000 मॉलिक्यूल का बना रहा है, तो 1000 मॉलिक्यूल का भी बना रहा है, तो ग्रॉस मास लेके भी अगर नाइट्रोजन का परसेंटेज निकालोगे तो आपको 15% ही मिलेगा। क्योंकि जिस प्रोपोर्शन में आप मॉलिक्यूल बढ़ा रहे हो ना, उस प्रोपोर्शन में आपका मास बढ़ रहा है। अब मास बढ़ रहा है तो नाइट्रोजन का भी मास उसी प्रोपोर्शन में बढ़ेगा, डिनोमिनेटर मॉलिक्यूलर मास भी उसी प्रोपोर्शन बढ़ेगा, तो परसेंटेज तो आपका चेंज होने वाला है नहीं। आई बात समझ में? अगर मैं ग्लूकोज में कार्बन का परसेंटेज लेट कर लो कि ग्लूकोज में कार्बन का परसेंटेज मैंने 30% बोला, तो ग्लूकोज कंपाउंड के बारे में बोलो या ग्लूकोज मॉलिक्यूल के बारे में बोलोगे, परसेंटेज वही रहेगा। मतलब किसी भी कंपाउंड के एलिमेंट, किसी भी कंपाउंड्स में मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो फिक्स होता है ना। ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या बोलोगे, C6H12O6। CO2 का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या बोलोगे, CO2। यूरिया का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है, फिक्स होता है। बेंजीन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है, फिक्स होता है। जब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला फिक्स होगा तो परसेंटेज कंपोजिशन भी किसी कंपाउंड के लिए क्या होगा, फिक्स होगा। आई बात समझ में? परसेंटेज कंपोजिशन भी किसी एलिमेंट के लिए क्या होगा, कंपाउंड के लिए क्या होगा, फिक्स होगा। अगर मान लो कोई अमेरिका में स्टे कर रहा है, अगर वो ग्लूकोज में परसेंटेज ऑफ कार्बन निकालेगा तो वही उतना ही फाइंड करेगा जितना आप इंडिया में रह के करोगे। आई बात समझ में? कर लेंगे। अगर मैंने एक स्टूडेंट को 20 मॉलिक्यूल ग्लूकोज दे दिया, एक स्टूडेंट को मैंने 1 मॉलिक्यूल ग्लूकोज दिया, और किसी स्टूडेंट को मैंने 1 एवोगाड्रोस नंबर का मॉलिक्यूल का ग्लूकोज देगा, अब बोलेंगे बेटा बताओ नाइट्रोजन परसेंटेज आप ग्रॉस लेके, तो आपका परसेंटेज वही रहेगा, परसेंटेज होने वाला नहीं है। आई बात समझ में? तो परसेंटेज वही रिटेन रहता है, मेंटेन रहता है, यही याद रखिए। अब क्वेश्चन क्या था सुनो। क्वेश्चन था यहाँ पे कि परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इन कंपाउंड इज द 4%। अनुष्का सुनना, कि ये बोला है कि एक कंपाउंड से आपका जिसमें ऑक्सीजन का परसेंटेज है 4%। बेटा बताओ मास परसेंटेज या मोल परसेंटेज, मास परसेंटेज। ये सबसे पहले दिमाग में सेट कर लो कि परसेंटेज कंपोजिशन में मैंने बोला था परसेंटेज ऑफ एन एलिमेंट बाय मास बोला था, ये हमेशा होता है मास परसेंटेज, दिमाग में सेट कर लो। आप बोलोगे सर मेरे को कैसे पता, तो यही तो अंडरस्टैंडिंग आपको डेवलप करना है कि क्वेश्चन देख के समझ में आना चाहिए आपको क्या परसेंटेज मैं लूंगा यहाँ पे, तो क्या लेंगे आप, मास परसेंटेज। समझ में आ गया? फिर बोल रहा है कि कंपाउंड में ऑक्सीजन तो है, ये तो मेरे को पता चला। सुनो, कंपाउंड में ऑक्सीजन है ये तो मेरे को पता चला, लेकिन बिसाइड द ऑक्सीजन और कौन सा एलिमेंट्स का आइटम है वो मेरे को पता नहीं है। पता है आपको कौन सा कंपाउंड है, पता है आपको? नहीं है, सिर्फ क्या बोल रहा है आपको, ऑक्सीजन। अब ऑक्सीजन के रेफरेंस से, ऑक्सीजन के रिस्पेक्ट में इस कंपाउंड का मिनिमम मॉलिक्यूलर मास फाइंड करना है। तो बेटा बता दो, ऑक्सीजन के रेफरेंस लेके अगर मैं किसी कंपाउंड का मिनिमम मॉलिक्यूलर मास का बात करूंगा तो ऑक्सीजन का 1 एटम पर मॉलिक्यूल ले लेंगे, क्योंकि क्या बोल रहा है, मिनिमम ना। तो मिनिमम कितना आइटम रख सकते हो पर मॉलिक्यूल, एक तो रख सकते हो ना। कितना रख सकते हो, एक रख सकते हो ना, मिनिमम बोला तो एक रख सकते हो। बोलोगे सर हाइड्रोजन का क्यों नहीं एक रख सकते, अरे हाइड्रोजन के बारे में तो बोला ही नहीं आपको। नाइट्रोजन क्यों नहीं रख सकता है, अरे किसी एलिमेंट के बारे में बोल ही नहीं रहा, बोला कि कंपाउंड में ऑक्सीजन का ये परसेंटेज है। अब उस कंपाउंड का मिनिमम क्या फाइंड करना है आपको, molecular mass. Then you have to decide the minimum molecular mass with respect to the element percent, with respect to that element whose percentage mass percentage is given in your question. तो जो एलिमेंट का मास परसेंटेज आपके क्वेश्चन में दिया उसी एलिमेंट के रिस्पेक्ट में आपको मिनिमम मॉलिक्यूलर मास फाइंड करना है। तो बताओ, टू गेट द मिनिमम मॉलिक्यूलर मास particularly that atoms of that element should be 1, क्योंकि आपको क्या बोला, मिनिमम बोला ना, तो मिनिमम आप कितना ले सकते हो, मिनिमम 1। आप बोलोगे 0.5, अरे किसी भी कंपाउंड में कोई एलिमेंट 0.5 कंबाइन कर सकता है, नहीं। आप बोलोगे 10 20, वो तो मिनिमम का चांस ही नहीं है, वो तो क्या हो जाएगा, आगे चल दे जाएगा। तो आपको क्या बोल रहा है, मिनिमम, तो मिनिमम कितना लेंगे, 1। दिमाग में सेट कर लो, मेडिकल का बहुत फेवरेट क्वेश्चन है, बहुत फेवरेट क्वेश्चन है नीट का ये। तो लिख लो मिनिमम मॉलिक्यूलर मास क्या होता है ये, इंजीनियरिंग में भी क्वेश्चन पूछता है, उसका लेवल दिखाऊंगा मैं आपको। देखो, लिख लो, टू गेट द मिनिमम मॉलिक्यूलर मास। एटम ऑफ एलिमेंट,
mass percentage is given in question. Must be कितना होना चाहिए बताइए। अब याद रखोगे ना, अब जिंदगी भर भूलोगे नहीं ना। जैसे मिनिमम मॉलिक्यूलर मास बोलेगा तो बेटा कितना लगेगा उस एलिमेंट का एटम, 1। ये हमेशा याद रखना, 1 ही लेंगे, 1 से ज्यादा नहीं लेंगे। 1 से ज्यादा लेंगे तो मिनिमम का चांस ही नहीं वहां पे। आप बता दो किसका एटम 1 लेंगे। नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम कितना लेंगे आप, पर मॉलिक्यूल मैं बोल रहा हूँ, पर मॉलिक्यूल नंबर ऑफ ऑक्सीजन कितना लेंगे आप, 1। आई बात समझ में। अब एक काम करो, पर मॉलिक्यूल अगर ऑक्सीजन के एटम 1 लेंगे तो आपने जो थ्योरी पढ़े हो, थ्योरी क्या परसेंटेज देखो, परसेंटेज मैंने बोला था, परसेंटेज ऑफ एलिमेंट सुनना, परसेंटेज ऑफ एलिमेंट, ये क्या बोले थे मैंने, बाय मास। ये बोला था नंबर ऑफ एटम्स, क्या बोला था मैंने, नंबर ऑफ एटम्स पर मॉलिक्यूल इनटू इट्स एटॉमिक मास अपॉन, मैंने क्या बोला था, याद करो अपन क्या मॉलिक्यूलर बोला था। मास। मोलर यस, नहीं नहीं, मॉलिक्यूलर मास बोले थे, मोलर मास मत लीजिएगा। मॉलिक्यूलर मास में हमेशा क्वेश्चन पूछता है तो मॉलिक्यूलर मास। अरे बेटा कुछ नहीं है, ये देखो डिफरेंस क्या, सुनो मैं बता रहा हूँ। देखो सिंपल क्या है, एएमयू बोल दिए तो मॉलिक्यूलर मास हो गया, ग्राम में बोल दिए तो मोलर मास हो गया। क्या डिफरेंस है, एएमयू का तो प्रॉब्लम है। है कि नहीं, किसका प्रॉब्लम है, एएमयू का। तो इधर ग्राम कर दिए तो स्टैंड फॉर द मास ऑफ 1 मोल, एएमयू कर दिए तो मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल, सिंपल तो थ्योरी है। अब बताइए इनटू क्या करेंगे आप, 100 टू गेट द मिनिमम। देखो कितना परसेंट दे दिया था आपका, 4। टू गेट द मिनिमम मॉलिक्यूलर मास एटम्स परसेंटेज लेबलिंग जिसका लिए उसका कितना एटम लेंगे पर मॉलिक्यूल, 1। तो आपने 1 ले लिया। एटॉमिक मास, क्योंकि हम लोग कंपाउंड का बात कर रहे थे, कंपाउंड में एलिमेंट किसके फॉर्म में रहेगा, एटॉमिक फॉर्म में रहेगा, तो एटॉमिक मास लेंगे। तो ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना होता है, 16। तो आप 16 दे देंगे यहाँ पे। बाय मॉलिक्यूलर मास आप एम ले लेंगे, वही तो फाइंड करना था आपको। इनटू क्या करेंगे, 100। बताओ तो न्यूमरेटर क्या दिखा रहा है, मास ऑफ ऑक्सीजन। न्यूमरेटर के डिनोमिनेटर क्या दिखा रहा है, टोटल मास। मास ऑफ ऑक्सीजन को अगर टोटल मास ऑफ कंपाउंड से डिवाइड करेंगे तो मास फ्रैक्शन आएगा, इनटू 100 करेंगे तो क्या होगा, मास परसेंटेज। तो ये फॉर्मूला आप हमेशा याद रखना है। अब बताओ यहाँ पे एम का वैल्यू कितना हो जाएगा, 400। एएमयू बोलेंगे तो क्या हो जाएगा वो बेटा बताइए, मॉलिक्यूलर मास। इसी को अगर ग्राम में दे दिए तो क्या हो जाएगा, मोलर मास। आप फॉर्मेट एक ही याद रखना कि मॉलिक्यूलर मास कैसे फाइंड करते हैं, अगर क्वेश्चन में ग्राम दे देगा तो मोलर मास पूछेगा तो उसको ग्राम में रिप्रेजेंट कर देना, तो वो निकल के आ जाएगा आपका मोलर मास। कैलकुलेशन में कोई डिफरेंस नहीं आएगा, कर लेंगे। तो कितना एएमयू आया आपका बताइए, 400 एएमयू। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा। अब इसी के बेसिस पे एक देखो, यहाँ पे मैं एक वो जो क्वेश्चन दिया था यहाँ पे, ये क्वेश्चन जो दिया था देखो, ये 1 जो दिया था उसी के बेसिस पे ये क्या है देखो। अनुष्का वो समझ में आया आपको, मिनिमम मॉलिक्यूलर मास का बताइए। यस सर। अब बेटा 1 करो, 1 बहुत अच्छा क्वेश्चन है, खुद से करो, थोड़ा सर दिमाग लगाओ। हाँ बताइए। सर इसमें जो लिखा है द डेंसिटी ऑफ द ऑक्साइड रिलेटिव टू ऑक्सीजन, सर इसका मतलब आप एक बार समझा सकते हैं। वही वही बता रहे हैं, आप एक चीज याद रखिए कि वेपर डेंसिटी का जो मैंने लेक्चर बताया था, सुनो लिखना बंद करो, सुनो पहले सुनो मेरी बात। वेपर डेंसिटी का मैंने इंफॉर्मेशन दिया था आपको, तो मैंने बोला था वेपर डेंसिटी का मतलब होता है डेंसिटी ऑफ ए गैस अपॉन डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन एट द सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर, ये बोला था मैंने, क्या वेपर डेंसिटी। इसका मतलब यू आर गोइंग टू फाइंड द डेंसिटी ऑफ एनी गैस विद रिस्पेक्ट टू द हाइड्रोजन, इसीलिए आपने क्या लिखा, डेंसिटी ऑफ गैस अपॉन डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन एट द सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो वहां पे आपने डेंसिटी को मोलर मास से कोरिलेट कर दिया था,
तो आपका वेपर डेंसिटी क्या आया था, मोलर मास बाय 2। अगर लेट कर लो डेंसिटी ऑफ ए गैस लिखता अपॉन डेंसिटी ऑफ ऑक्सीजन लिखता मैं, O2 डेंसिटी ऑफ किसका लिखता ऑक्सीजन, तो फिर क्या होता M/32। क्यों M/32 होता, क्योंकि किसके रेफरेंस में आपने निकाला, ऑक्सीजन के रिस्पेक्ट में। अगर वहीं पे डेंसिटी ऑफ गैस अपॉन डेंसिटी ऑफ नाइट्रोजन लिखता मैं N2, तो फिर 28 हो जाता। अगर वही मैं लिखता अमोनिया के रिस्पेक्ट में तो 17 हो जाता। अगर वही CH4 के रिस्पेक्ट में लिखते तो 16 हो जाता। तो आप किसके रेफरेंस में ले रहे हो वो आप पे डिपेंड है। आई बात समझ में। मैंने जो पढ़ाया था वो पढ़ाया था किसके रेफरेंस में, हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में। यहाँ पे बोल रहा है कि आइडेंटिकल कंडीशन में ऑक्सीजन के रिस्पेक्ट पर चले जाओ। तो बताओ ऑक्सीजन का क्या होता है, ऑक्साइड। देखो डेंसिटी ऑफ ऑक्साइड रिलेटेड टू ऑक्सीजन बोल रहे हैं, तो क्या ऑक्सीजन मुझे के सुन सकते हैं? हाँ तो बताइए, तो ऑक्सीजन का कितना होता है मोलर मास बताइए, 32। 32 होता है कि नहीं। O2 गैस जब लेंगे उसका क्या लिखेंगे, 32 लिखेंगे, क्योंकि देखो O2 लिया तो 32 होगा कि नहीं, इसका बताओ 32 M होगा कि नहीं। 16 × 16, 16 × 2 कितना होगा 32। तो यहाँ पे जो डेंसिटी आप फाइंड करोगे, वेपर डेंसिटी ही होगा वो, ये होगा डेंसिटी ऑफ ऑक्साइड। तो डेंसिटी ऑफ किसका फाइंड करने बोल रहा है आपको बता दो, ऑक्सीजन। मतलब आप बोल सकते हो मोलर मास ऑफ ऑक्साइड अपॉन 32। सर। डेंसिटी रेशियो मोलर मास रेशियो क्या बोले थे, सेम बोले थे। हाँ सर। अब अब सर बताइए। आंसर आ रहा है ऑप्शन बी 1.44। यस 1.44 आएगा, सही है आपका कैलकुलेशन। आप बताइए नाइट्रोजन ऑक्साइड जो लिए यहाँ पे, गैसेस ऑक्साइड जो लिए वो कितना परसेंटेज मास बताइए बेटा, कितना परसेंटेज नाइट्रोजन ऑक्साइड में। आप देखो गैसेस ऑक्साइड कंटेंट में कितना परसेंट नाइट्रोजन बोल रहा है वो, और एक मॉलिक्यूल में देखो कितना नाइट्रोजन एटम है, 1। आप पहले मॉलिक्यूलर मास तो फाइंड कर लोगे। मॉलिक्यूलर मास फाइंड करने के बाद हम लोग 32 से डिवाइड कर देंगे तो क्या निकलेगा, डेंसिटी विद रिस्पेक्ट टू ऑक्सीजन। फर्स्ट यू हैव टू फाइंड द मॉलिक्यूलर मास, फाइंड करो खुद से। मैंने परसेंटेज कंपोजिशन पढ़ाया था ना, उसके रिस्पेक्ट में पहले मॉलिक्यूलर मास फाइंड करो। ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर मास क्यों फाइंड करेंगे, नाइट्रोजन ऑक्साइड का। देखो यहाँ पे क्लियरली बोल रहा है गैसेस ऑक्साइड कंटेंट 30.4, तो किसका मास निकल के आएगा वो, नाइट्रोजन ऑक्साइड का। देखो सुनो एक काम करो, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा। ये दिया है गैसेस ऑक्साइड कंटेन्स द 30.4% ऑफ नाइट्रोजन। तो गैसेस ऑक्साइड है वो तो डेफिनेटली वो कंपाउंड हो, मॉलिक्यूल होगा, एलिमेंट तो है नहीं। क्या है वो, मॉलिक्यूल है, एलिमेंट तो है नहीं वो, ये समझ में आ गई आपको। नाउ we know that one molecule of that compound contain the one nitrogen atom। मतलब एक ऐसा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आ रहा है जिसमें एक ही नाइट्रोजन एटम पर मॉलिक्यूल्स है, ये बोल दिया मेरे को। यहाँ तक का स्टेटमेंट समझ में आया। एक कंपाउंड है उसमें 30.4% क्या बाय मास नाइट्रोजन है, और एक मॉलिक्यूल में कितना नाइट्रोजन है, 1 है, ये समझ में आ गई। आप बोल रहा है कि डेंसिटी ऑफ ऑक्साइड, आप बोल रहा है कि ऑक्साइड का डेंसिटी बताओ रिलेटिव टू ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के रिस्पेक्ट में उसका डेंसिटी बताओ। अगर यहाँ पे क्वेश्चन पूछता, देखो फर्स्ट पार्ट जो पूछा आपसे, फर्स्ट पार्ट जो दिया है, अगर क्वेश्चन पूछता सीधा कि फाइंड द वेपर डेंसिटी ऑफ कंपाउंड, तो सीधा मैं क्या करता, मॉलिक्यूलर मास फाइंड करता और उसको बाय 2 करके निकल जाता। क्योंकि मैंने को बताया वेपर डेंसिटी किसके रेफरेंस में था, हाइड्रोजन के रेफरेंस में, इसीलिए M/2 करके मैं निकल जाता, वहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं था। लेकिन मेरे को बोल रहा है यहाँ पे कि फाइंड द डेंसिटी ऑफ ऑक्साइड विद रिस्पेक्ट टू द ऑक्सीजन, तो फिर M/2 नहीं करेंगे, क्योंकि आप बोल रहे हैं कि ऑक्सीजन के रेफरेंस से आप बताओ क्या होगा डेंसिटी। ये सब रिलेटिव टर्म है। आपको अगर बोल रहा है कि डेंसिटी ऑफ ऑक्साइड रिलेटिव टू ऑक्सीजन, तो ये तो एब्सोल्यूट डेंसिटी आपसे पूछ ही नहीं रहा, आपसे बोला कि डेंसिटी बताओ क्या होगा। जहां डेंसिटी मेजर करोगे हम वॉल्यूम सेम रखोगे तो दोनों के लिए वॉल्यूम क्या होगा, सेम होगा, तो डिफर किसमें किया, मोलर मास में। तो क्या करेंगे, डेंसिटी ऑफ ऑक्साइड अपॉन डेंसिटी ऑफ ऑक्सीजन कर देंगे, और डेंसिटी रेशियो मास रेशियो क्या होता है, सेम होता है। तो डेंसिटी ऑफ ऑक्साइड कितना लेंगे, मास कितना होगा ऑक्साइड का ऑलरेडी मैं फाइंड कर चुका हूँ। अब मास ऑफ ऑक्सीजन कितना होता है 32। अगर मास ऑफ ऑक्साइड को मास ऑफ ऑक्सीजन से अगर डिवाइड कर दूंगा तो वो डेंसिटी किसके रिस्पेक्ट में आ गया, ऑक्सीजन के रिस्पेक्ट। आई बात समझ में।
तो ये आप जो स्ट्रेट फॉर साइंस पढ़ने का यही डिफरेंस होता है कि अगर आप हिस्ट्री पढ़ते हो तो अकबर बीबर बाबर जो भी बोलते हैं वो इंडिया गॉट फ्रीडम 1947, तो 1947 लॉक हो गया वो। आप आपके नेक्स्ट जनरेशन आएगा ना उसको भी आप यही बोलोगे 1947, वही 15, वही 26 जनवरी आप यही बोलोगे, चेंज होने वाला है वो। कभी ऐसा तो 27 नहीं सेलिब्रेट करके 28 जनवरी, 26 जनवरी नहीं सेलिब्रेट करके हम रिपब्लिक डे कभी 28 को सेलिब्रेट करते नहीं करते हम लोग, जो फैक्ट है बता दो। साइंस में क्या होता है कि साइंस में एक थ्योरी आपको बताया जाता है, उस थ्योरी के बाद वहां पे बहुत सारा ऑप्शन ओपन रहता है, कहीं से भी वो कोरिलेट करके पूछ सकता है। मैथमेटिक्स साइंस यही होता है, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन नहीं देगा आपको। स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन जो देता है वो आपको 30 to 40% देता है। 30 to 40% आप स्कोर करोगे उससे क्या होगा, सिलेक्शन होने वाला है बताओ। तो थोड़ा आपको देता है लो लेवल का क्वेश्चन ताकि आपका कॉन्फिडेंस बना रहे, क्योंकि हर तरह का स्टूडेंट अपेयर होता है ना। कुछ ऐसा होता है कुछ पढ़ के नहीं अपेयर होता है, कुछ ऐसा होता है जो बहुत पढ़ के अपेयर होता है, कुछ ऐसा होता है कि वहां पे सिर्फ अपेयर होता है दिखाने के लिए कि मैं कंपटीशन का प्रिपरेशन कर रहा हूँ। तो हर कैटेगरी का स्टूडेंट रहता है, सबको खुश करने के लिए हर लेवल का क्वेश्चन बना के रखता है। अगर आप एवरेज स्टूडेंट है, आपका सिलेक्शन श्योर है, तो उसके लिए आपको एक अलग लेवल का क्वेश्चन उसमें मिलेगा। आप टॉपर के रैंक के लिए दो चार क्वेश्चन वहां भी टॉपर के रैंक के लिए दे देता है, जो बेटा बनाए वो तो निकल गया ऊपर। आई बात समझ में? तो इसीलिए ओपन विंडो रहता है आपके पास, ओपन माइंड होना चाहिए, आपके स्किल आपका है, आप सोचो उस लेवल पे, तभी आप आगे बढ़ोगे। कंपटीशन वही होता है और कुछ नहीं। 9 10 पास करना, 12 पास करना, 11 पास करना बहुत चैलेंजिंग वर्क नहीं है। आई बात समझ में? यहाँ पे लेके किसी को भी पकड़ के रोड पे पकड़ोगे नहीं, क्या है तो सब बोलेगा या तो बीटेक या तो ग्रेजुएट है, सब बोल देगा। इंडिया में आज किसी को पकड़ोगे क्या है तो सब बोलेगा ग्रेजुएट है बीटेक है, बोल ही देगा। ग्रेजुएट बोले नहीं बोले बीटेक तो जरूर बोलेगा, इतना प्राइवेट कॉलेज है, सब बीटेक ही रहता है। ठीक, और उसमें पूछो ना आईआईटी कितना है, उसमें पूछो ना आप एमबीबीएस कितना, आप कितना डॉक्टर बढ़िया कॉलेज से क्यों बताओ, कोई नहीं बताएगा। यहाँ पे 500% को पकड़ोगे एक डॉक्टर मिलेगा, वो भी आप किस्मत वाले होगे तो मिल जाएगा किसी रोड पे, जो फैक्ट मैं बता रहा हूँ। चलो, तो इसीलिए वो सब बनने के लिए थोड़ा आगे जाना ही पड़ेगा आपको। चलिए देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा था, अब सुनो फिर से बता रहा हूँ। ये 30.4% क्या बोल रहा है आपको, नाइट्रोजन का परसेंटेज। आप क्या करेंगे, सबसे पहले डेंसिटी किसका फाइंड करना, ऑक्साइड का रिलेटिव टू ऑक्सीजन। तो बेटा पहले हम लोग नाइट्रोजन ऑक्साइड का मोलर मास नहीं पता रहेगा तो फिर डेंसिटी कहाँ से फाइंड करेंगे, ये फाइंड होना चाहिए कि नहीं। अगर वो नहीं फाइंड रहेगा तो मोलर मास नहीं फाइंड रहेगा तो डेंसिटी कहाँ से फाइंड करेंगे। तो फर्स्ट यू हैव टू फाइंड द मोलर मास। द मोलर मास फाइंड करने का तरीका क्या होता है कि 30.4 लेंगे, इंटू 1 एटम इंटू 14 कर देंगे बाय एम, इंटू क्या कर देंगे 100। ये क्या दे देगा आपको, एम जो होगा ये एम यहाँ जो होगा ये किसका होगा, मोलर मास, मॉलिक्यूलर मास किसका होगा, मॉलिक्यूलर मास ऑफ नाइट्रोजन ऑक्साइड। आई बात समझ में? ये मोलर मास किसका होगा, नाइट्रोजन ऑक्साइड का। ये लिख लो मोलर मास ऑफ नाइट्रोजन। तो बताओ मोलर मास ऑफ नाइट्रोजन कितना आ गया, 40 पॉइंट समथिंग आएगा, 46 पॉइंट। तो यहाँ पे एम का वैल्यू जब फाइंड करोगे तो 46.05 आया। ठीक, यहाँ पे यू दे देता हूँ, यू का मतलब क्या होता है, एम यू में चले गए हम लोग। अब देखो, अब इस पे अगर 46.05 है, अपन 32 करेंगे, बेटा देखो कैलकुलेशन कैसे करोगे। आपको पता है कि 46 नहीं 48 अगर होता और 32 से अगर डिवाइड करते तो 3/2 आता। 48/32 कर देते तो 6 3 जा कितना होता, 48 6 2 जा कितना होता 32, तो 3/2 आता मतलब 1.5 आता। लेकिन आपका 48 नहीं 46 है, मतलब 48 से नीचे है, मतलब 1.5 से नीचे आएगा। लेकिन ये तो पता 1.5 से ग्रेटर होगा, तो एक ही तो ऑप्शन दिया 1.44। 2.88 तो होगा नहीं, क्योंकि दिख रहा है आपको 1 पॉइंट समथिंग होगा। फर्स्ट ऑप्शन होगा नहीं क्योंकि लेस देन 1 है, थर्ड ऑप्शन होगा नहीं क्योंकि लेस देन 1 है, तो एक ही तो ऑप्शन बचता है आपका, कौन सा, बी। कर लेंगे, ये कैलकुलेट करेंगे तो आपको 1.44 मिलेगा, राउंड ऑफ करोगे तो 1.44 मिल जाएगा। तो बताइए किसके रेफरेंस में आपने यहाँ पे डेंसिटी फाइंड किया। अगर मान लो नहीं देता कुछ तो कि फिर कैसे डेंसिटी फाइंड करते, वेपर डेंसिटी। तो वेपर डेंसिटी अगर बोलता आपको, वेपर डेंसिटी
डेंसिटी अगर वेपर डेंसिटी बोलता तो m/2 कर देते, लेकिन वेपर डेंसिटी किसके रिस्पेक्ट में बोल रहा है, ऑक्सीजन के रिस्पेक्ट में, तो m क्या करेंगे 32। अगर नहीं कुछ बोलता तो m/2 कर देते। कर लेंगे, आई बात समझ में। अब आइए देखो एक और क्वेश्चन देखो, थोड़ा टॉपिक पढ़ो तो क्वेश्चन करो। उसी लेवल का क्वेश्चन है ये सब क्वेश्चन, जब पीवाईक्यू बनाओगे तो इस टाइप का क्वेश्चन मिलेगा। टू बनाइए, टू देखते हैं आप कितना देर में बनाते हो। करो, फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स विदाउट मोलर मास। इज इट पॉसिबल टू फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स विदाउट नंबर ऑफ एटम्स? जब नंबर ऑफ एटम देगा तभी नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करोगे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल देगा तो नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करोगे, एक गिवन मास देगा तभी नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करोगे। अब मास देगा, मॉलिक्यूलर मास नहीं देगा तो फिर नंबर ऑफ मोल्स कहाँ से फाइंड कर पाएंगे? पॉसिबल ही नहीं है। तो दिमाग में सेट कर लो कि कब कहाँ पे क्या कंडीशन होता है टू गेट द नंबर ऑफ मोल्स, टू गेट द मॉलिक्यूलर मास। आई बात समझ में। आप देखो यहाँ पे किसी भी कंपाउंड का अगर 10 ग्राम देगा तो उसमें नंबर ऑफ मोल्स तो फाइंड कर लेंगे, प्रोवाइडेड यू मस्ट हैव इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द मोलर मास। अब वो मोलर मास आपको इनडायरेक्टली बोल रहा है, वो डायरेक्टली नहीं बोल रहा है कि इतना मोलर मास, आपको किसके रिस्पेक्ट में बोल रहा है, वो परसेंटेज कंपोजिशन के थ्रू। तो हियर द फ्रॉम द परसेंटेज कंपोजिशन फर्स्ट नीड टू द फाइंड द मोलर मास। मॉलिक्यूलर मास फाइंड कर लो, उसी को ग्राम में कर देंगे तो क्या हो जाएगा वो मोलर मास। आफ्टर गेटिंग द मोलर मास यू हैव ऑलरेडी द गिवन मास बाय मोलर मास दैट स्टैंड फॉर द नंबर ऑफ मोल्स। द परसेंटेज कंपोजिशन से क्या दिखाना चाह रहा था आपका, बताइए। परसेंटेज कंपोजिशन देने का यहाँ पे पर्पस क्या आपका, टू गेट द मोलर मास। तब बताइए, यहाँ पे जैसे जाएंगे तो सबसे पहले देखो कितना परसेंटेज है बेटा, 36%। कितना एटम्स है पर मॉलिक्यूल, एटॉमिक मास क्या होता है 12, मोलर मास क्या होगा m, इनटू क्या करेंगे 100, m का वैल्यू फाइंड करेंगे। देखो यहाँ पे 2/3 इंटू क्या होगा 100। अगर ग्राम पर मोल दे दिए तो ये कितना मोल का मास है, ये 1 मोल का। गिवन मास बेटा कितना है 10। आप क्या करेंगे नंबर ऑफ मोल्स, बेटा बताओ नंबर ऑफ मोल्स जाएंगे कितना ग्राम है, बताओ 10 ग्राम। और 2/3 इंटू क्या करोगे 100, कैलकुलेशन करो 0.15 आ जाएगी। एक भी मैंने डाटा, एक भी क्वेश्चन में ऐसा डाटा नहीं कि आप कैलकुलेट नहीं कर पाओगे, बहुत इजीली कैलकुलेट कर पाओगे। नंबर ऑफ मोल्स है समझ में, कैसे करेंगे परसेंटेज कंपोजिशन, कर लेंगे। अब आइए, और भी बहुत सारे इसमें क्वेश्चन है, आपको मैं छोड़ दिया ये क्वेश्चन सब। ठीक है, इसमें कुछ क्वेश्चन मैं करवाऊंगा, और भी बहुत सारा क्वेश्चन है आपका, ये खुद से आप करोगे। जो भी डाउट्स होगा दैट आई विल डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास, बट यू हैव टू डू योरसेल्फ। सारा क्वेश्चन इससे करना आपको, ठीक। जितना भी क्वेश्चन है इसमें देखो बहुत सारा क्वेश्चन है, मैंने किसी बुक से लिया, ऐसा ही नहीं है फिर मन से लिया, वो किसी बुक से लिया है ये। देखो यहाँ पे क्या दिया है, ये देखो, ये क्वेश्चन देखो, दिस एटम का मास कितना है, देखो दिस एटम मास स्टैंड फॉर दिस ग्राम। होता है कि नहीं, आप बता दो 1 एवोगाड्रो नंबर एटम्स का मास क्या होगा, ट्रिनिटी मेथड लगा देंगे आप। 23, ऑप्शन डी। देखो वही तो होता है एटॉमिक मास, उसी को एमयू में देते एटॉमिक मास, वही ग्राम में दिए गए तो क्या हो जाएगा मोलर मास। तो नहीं कर पाएंगे ये सर, कर लोगे ना। फिर देखो, फिर देखना यहाँ पे, ये था, देखो और भी वो यहाँ बहुत सारा क्वेश्चन है ये बनाइए तो आप लोग 5 देखो, 5 बनाओगे तो 5 से पहले भी एक क्वेश्चन और देख रहा हूँ मैं, अगर इधर मिलेगा तो, नहीं मिलेगा 5 बनाओ, ये वही क्वेश्चन था ये क्वेश्चन नीट का क्वेश्चन था, ये 6 ये बनाओ पहले 6। 5 छोड़ दूंगा मैं आपके लिए, 6 बनाइए आप। ये लास्ट क्वेश्चन, उसका बाद मैं थ्योरी पे जाऊंगा क्योंकि बहुत सारा मैं थ्योरी पढ़ा दिया था, इसलिए क्वेश्चन मैं जानबूझ के करवा रहा हूँ। दो एलिमेंट्स का एक्स एंड वाई का, ये दो कंपाउंड्स का है, तो मेरा एक टारगेट होगा कि दोनों कंपाउंड्स का मॉलिक्यूलर मास फाइंड कर लेना। दोनों कंपाउंड का अगर मॉलिक्यूलर मास फाइंड कर लूंगा तो दोनों एलिमेंट का एटॉमिक मास भी आ जाएगा, क्योंकि एटॉमिक मास का जो सम होता है वही तो मॉलिक्यूलर मास होता है। क्योंकि आपको तो पता है कि CO2 में देखो, CO2 में आप तो बोलते हो कि यहाँ पे क्या करेंगे CO2 में, ये क्या करेंगे 12 + 2 × 16, तो आप क्या बोलते हो 44 बोलते हो कि नहीं, बोलते हो कि नहीं आप, बताइए।
अगर मेरे को कार्बन का पता होगा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दे देगा, ऑक्सीजन का नहीं पता होगा, तो 12 प्लस क्या होगा, 2x इक्वल टू 44 कर देंगे तो एक्स का वैल्यू नहीं निकल जाएगा आपका? निकल सकता है कि नहीं? तो वैसे ही क्या करेंगे, आप इस कंपाउंड पे जब आएंगे तो आपके पास कितना कंपाउंड है, दो कंपाउंड है। कौन कौन सा कंपाउंड है? तो आपके पास कंपाउंड XY2 और X2Y3, ये दो कंपाउंड्स है। दो कंपाउंड्स में आप सबसे पहले दोनों कंपाउंड का मोलर मास फाइंड कर लो। अगर दोनों का मोलर मास फाइंड कर लेंगे तो दोनों का एटॉमिक मास भी फाइंड हो जाएगा। तो पहले मोलर मास तो फाइंड करो। तो मोलर मास फाइंड करेंगे तो देखो 0.05 मोल स्टैंड फॉर कितना ग्राम? 1 ग्राम। नहीं, कितना ग्राम है? 5 ग्राम। ये तो क्वेश्चन में दिया आपका। तो बताइए, ये तो 0. ये 1 मोल इक्वल टू कितना हो जाएगा? 5 बाई जीरो 100 ग्राम। पॉइंट जीरो फाइव ये क्या हो गया? 100 ग्राम हो गया। 100 ग्राम किसका मास हो गया इसका? 1 मोल का। आई बात समझ में? इसमें आएंगे तो इसमें देखो बेटा, यहाँ पे 3.011 इंटू 23 मॉलिक्यूल्स, कितना ग्राम है वो? 80, 85 ग्राम। ये इतना मॉलिक्यूल्स का है। एक मॉलिक्यूल का मास कितना होगा? 85/3.011 इंटू 10⁻23। अब बताओ, एक मोल का मास आपको फाइंड करना, तो एक मोल में कितना मॉलिक्यूल्स होता है? एवोगाड्रोस नंबर। तो आप एक मोल मॉलिक्यूल के इतना मॉलिक्यूल का मास फाइंड करो। करो। मैंने क्या बोला, आपके पास फ्रीडम है, आप जो प्रोसेस अप्लाई करो आप करो। उसके लिए कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं कि मैं जो बताऊंगा उसी को फॉलो करना है। आपको कंसेप्ट पता होना चाहिए, आप जो प्रोसेस लो। मैं अगर 4 स्टेप में बनो, आप एक ही स्टेप बना के दिखा दो ना, कोई दिक्कत नहीं, दैट विल गुड ऑप्शन फॉर यू। अल्टीमेटली हम लोग को क्या करना है, अल्टीमेटली सीखने के बाद हम लोग को स्टेप को कम करना है। अभी तो मैं एक लर्निंग टेंडेंसी आप में डेवलप करो, इसलिए मैं स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ। लेकिन इसको मैं इतना स्टेप में करने का बात ही नहीं, तो मैं तो ओरली बोल दूँ कि 100 ग्राम इसका होगा, इसका कितना ग्राम होगा, ओरली में दिख रहा है डाटा इतना सिंपल दिया कि ओरली में बोल के निकल जाऊंगा। तो आपको एक सिखाने के पर्पज से मैं 3 4 स्टेप ले रहा हूँ। लेकिन जब आप करोगे ये, तो उसको शॉर्ट करने का ट्राई करना। कोई भी क्वेश्चन को ज्यादा लेंथी करने से आप स्पेस, रफ स्पेस भी कंज्यूम कर लोगे, टाइम भी आपका चला जाएगा। और कंपटीशन में क्या होता है, टाइम का भी क्रंच ही होता है, क्रंच होता है वहां पे, और स्पेस भी आपको नहीं मिलेगी। ठीक। तो देखो यहाँ पे क्या करेंगे, ये 85 होगा, ये क्या होगा, 3.011 इंटू 10⁻23। और ये क्या होगा आपका, 6.022 इंटू 10 कितना हो जाएगा आपका? वो तो कैंसिल ही हो रहा है बहुत कुछ आपका। 85 होगा, ये 3.011 इंटू 10⁻23, और ये क्या लिया बेटा आपने, 6.023 इंटू 10⁻23। देखो ये तो कैंसिल ही हो रहा है आपका। ये भी तो रू से कैंसिल ही हो रहा है आपका। आई डू से जाएगा तो देखो कितना हो जाएगा, 42.5 था ये क्या? सर 2 हम्म। ऊपर आएगा। अच्छा, 2 ऊपर जाएगा तो वो 160 आ जाएगा कि नहीं, बताइए आप लोग। 2 ऊपर जाएगा वो, 2 ऊपर जाएगा, ये 2 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 170। 170 ग्राम किसका निकल गया मास, बता दो। X2Y3 का। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जाएंगे, लेट कर लो कि एटॉमिक मास ऑफ X मान लो कि A है, एटॉमिक मास ऑफ Y मान लो कि B है। एटॉमिक मास X का क्या लिया मैंने, A, और B का क्या लिया, वाई का क्या लिया, B। अब जाएंगे तो A+2B इक्वल टू 100। ये क्वेश्चन आएगा कि नहीं? क्यों? क्योंकि फॉर्मूला क्या था आपका, देखो फॉर्मूला क्या था आपका, फॉर्मूला था आपका XY2। अब फॉर्मूला आपका कौन सा, आप बताइए, X2Y3। तो इसमें क्या करेंगे, A+2B दैट शुड बी इक्वल टू 100। इसमें क्या होगा, 2A+3B दैट शुड बी 170। बस हो गया। और B का फॉर्मूला फाइंड करो, अलजेब्रा तो पढ़े हो आप कि नहीं पढ़े हो, यहाँ से बताओ। A और B का वैल्यू फाइंड करो, दो इक्वेशन आ गया आपका। दोनों इक्वेशन को फाइंड करेंगे तो देखो कितना होगा, 40 एंड 30। कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, सी। तो ये क्वेश्चन नीट में भी इस टाइप का क्वेश्चन पूछा हुआ, जेई मेन में भी क्वेश्चन हुआ। ये क्वेश्चन देख लो, जेई मेन का क्वेश्चन है। नीट में जो पूछा तो दोनों को ग्राम ही में रखा था, वहां पे एटम नहीं दिया, मॉलिक्यूल नहीं दिया, फॉर्मेट एक ही था। हम्म। कर लेंगे, समझ में आई है तो कितना है, 30 एंड 40।
थ्योरी समझ में आई क्या किया मैंने? मेरा टारगेट था किसी का एटॉमिक मास फाइंड करने के लिए पहले मेरे को मोलर मास फाइंड करना पड़ेगा। अब मोलर मास वहां पे दिया था, मोल्स का मास दिया था, तो एक मोल का मास फाइंड करके मैंने सारा इन्फॉर्मेशन दे दी। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। चले आगे। अब देखो क्या होगा। ये सब इन्फॉर्मेशन मैंने दिया आपको कि हाउ टू डू। देखो सुनो, परसेंटेज कंपोजिशन मैंने क्वेश्चन करवा दिया, डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मेट में मैंने क्वेश्चन करवा दिया। परसेंटेज कंपोजिशन क्या होता है, कैसे आप यूज करोगे। वेपर डेंसिटी मैंने कुछ बताया था। वेपर डेंसिटी का बहुत दो स्मार्टली क्वेश्चन मैंने वहां पे इंसर्ट करके रखा है इस पीडीएफ में। बनाना आप, बहुत इंटरेस्ट आएगा, बहुत मजा आएगा बनाने में। दो तीन क्वेश्चन वेपर डेंसिटी का मैं दे रखा वहां पे। परसेंटेज कंपोजिशन मैंने वर्क करवा दिया आपको। मोल्स पे मैंने वर्क करवा दिया, कैसे मोल्स होगा, कैसे फाइंड करेंगे, कैसे एटम होगा, मैंने कुछ वर्क करवा दिया आपको। अब हम लोग जा रहे हैं थोड़ा इंपेरिकल मॉलिक्यूलर फार्मूला की तरफ। राइट, इंपेरिकल फार्मूला क्या होता है, मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है। दिस टॉपिक्स बिलोंग टू द नाइन्थ क्लास में था आपका ये, तो उसी में जाते हैं। लेकिन वहां पे बेटा क्या था, वहां पे एक टेबलर फॉर्म आपने कुछ क्वेश्चन किया होगा, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन देने का तरीका थोड़ा डिफरेंट होता है। थ्योरी वही है, थ्योरी चेंज नहीं होता। अब लिखो मॉलिक्यूलर फार्मूला। किसी भी कंपाउंड में मॉलिक्यूलर फार्मूला हमेशा दिखाते हैं एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ऑल एलिमेंट्स प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड। किसी भी मॉलिक्यूलर कंपाउंड में एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स जो होता है आपका किसी भी एलिमेंट्स का, उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, मॉलिक्यूलर फार्मूला। और उसी डिफरेंट डिफरेंट एटम्स रहेगा, टू डिफरेंट एलिमेंट कंबाइन करेगा तो टू डिफरेंट एटम आएगा। उसी का एक सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो लेंगे तो क्या हो जाएगा वो, एम्पेरिकल। तो सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो क्या बोलेगा, एम्पेरिकल। और होल नंबर क्या बोलेगा, मॉलिक्यूलर। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या दिखाता है, एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स। और एम्पेरिकल फार्मूला क्या दिखाता है, सिंपलेस्ट होल नंबर। तो दो कंपाउंड का एम्पेरिकल फार्मूला सेम हो सकता है, लेकिन दो कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फार्मूला में से क्या होगा, डिफर करेगा। ग्लूकोज का लो या बहुत सारा कंपाउंड देखना, तीन कंपाउंड्स में लूंगा, तीनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला देखना डिफर करेंगे, लेकिन तीनों का एम्पेरिकल फार्मूला क्या होगा, सेम होगा। और एक चीज हमेशा याद रखना, दो कंपाउंड्स, अगर दोनों कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फार्मूला डिफर है और दोनों का एम्पेरिकल फार्मूला अगर सेम हो गया, तो दोनों कंपाउंड में परसेंटेज ऑफ एलिमेंट्स जो होगा बाय मास सबका सब सेम हो जाए। ये सबसे बड़ा अच्छा चीज है। ये क्वेश्चन मेरे को बता, ये टॉपिक लिखा रहे तो उसका मैं क्वेश्चन बता दूंगा, ये ट्रिक होता है पकड़ने का। आपको बोलेगा कि विच वन कंपाउंड हैविंग द सेम परसेंटेज ऑफ कार्बन एज इन ग्लूकोज। तो ग्लूकोज के साथ जिसका एम्पेरिकल फॉर्मूला मैच करेगा उसको परसेंटेज ऑफ कार्बन कार्बन क्या होगा, सेम होगा। आई बात समझ में? इसमें कैलकुलेशन नहीं करना पड़ता, एम्पेरिकल से हम लोग जज कर लेते हैं। तो लिखो यहाँ पे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या लिख करता है। इट रिप्रेजेंट्स एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स of different elements in a molecule of compound। किसी मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड में एक्चुअल नंबर ऑफ एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट को क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। अब बताओ बेंजीन के लिए बेटा क्या लिखो, C6H6। C6H6। एसिटिलीन के लिए क्या लिखोगे, अब देखो तो, देखो तो बेंजीन और एसिटिलीन में आपको एक चीज मिलेगा सबसे पहले, कार्बन हाइड्रोजन दोनों में। बेंजीन में एक मॉलिक्यूल में कितने एटम दिख रहे हैं, कार्बन का 6, हाइड्रोजन कितना है आपका 6, तो कार्बन हाइड्रोजन का रेशियो कितना होगा, 6:6। सिंपलेस्ट रेशियो क्या होगा, 1:1। कॉमन फैक्टर को निकाल देंगे। एसिटिलीन में देखो कार्बन हाइड्रोजन है, 2:2 में। सिंपलेस्ट रेशियो क्या हो जाएगा, 1:1। तो देखो दो कंपाउंड तो डिफर कर रहा है, लेकिन दोनों का एम्पेरिकल क्या होगा, सेम होगा, क्योंकि दोनों का सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो क्या है, सेम है। आई बात समझ में? तो यहाँ पे मैंने बेंजीन एसिटिलीन लिए। आप खुद से बता दो, एसिटिलीन यू आर राइटिंग विद द C2H2, is it possible to write the molecular formula of acetylene C3H4? No, C2H2 is strictly for the acetylene। आप कोई भी प्रोसेस लो, कुछ भी लो, परसेंटेज कंपोजिशन कभी चेंज नहीं होता किसी भी कंपाउंड्स का। आई बात समझ में? एसिटिलीन को आप किसी भी प्रोसेस के थ्रू बनाओ, लेकिन एसिटिलीन में परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ कार्बन हाइड्रोजन कभी चेंज होने वाला आपका नहीं है। तो इससे पता चलता है आपका कि परसेंटेज कंपोजिशन क्या होता है, डेफिनेट होता है।
उसी को बोलते हैं हम लोग। जैसे पढ़ेंगे तो आपको पढ़ाएंगे लॉज ऑफ केमिकल कंबेशन, एक पढ़ाएंगे आपको लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ डिफरेंट प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन, और एक पढ़ेंगे लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। तो ये सब लॉ ऑफ डिफरेंट प्रोपोर्शन परसेंटेज कंपोजिशन को ही दिखा कर लेंगे। तो देखो यहाँ पे कर लिए, तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला समझ में आ गया आपको। नेक्स्ट लिखो एम्पेरिकल फॉर्मूला। बेटा ये क्या होता है मॉलिक्यूलर एम्पेरिकल फॉर्मूला, मैं लिख रहा हूँ बेसिक डिफिनेशन आप लिख लो। मेनली इस पे हम लोग क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि आपसे जब क्वेश्चन पूछेगा तो वो सम्स पूछेगा आपसे। इसमें ये कभी नहीं पूछेगा कि डिफाइन द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, डिफाइन द एम्पिरिकल फॉर्मूला, वो 9th में पढ़ लिए थे। 11 12 में स्कूल के एग्जाम में भी नहीं पूछेगा आपसे। ठीक। तो ये क्या दिखा था देखो, इट रिप्रेजेंट्स द सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो, फ्रैक्शन में कभी नहीं, सिंपलेस्ट। एक मिनट, होल नंबर रेशियो ऑफ एटम्स, रेशियो ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स, इन ए मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड। तो किसी मॉलिक्यूलर कंपाउंड में सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो में जाओगे तो क्या बोलेंगे उसको? सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो हमेशा होता है एम्पेरिकल, और एग्जैक्ट होल नंबर रेशियो क्या होता है आपका? मॉलिक्यूलर। जैसे एक देखो एग्जांपल बता रहा हूँ, देखो ग्लूकोज, आपने नाम सुना होगा, क्या बोलते हैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बेटा? C6H12 ओके, एसिटिक एसिड का बताइए। CH3COO गुड। फॉर्मल्डिहाइड का बताइए, फॉर्मल्डिहाइड का बताओ। HCOOH यस, फॉर्मल्डिहाइड जाएंगे तो SCHO। ओके, व्हाट एवर राइट हियर दीज आर द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, एम्पिरिकल फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन का रेशियो लेंगे, देखो तो 6:12:6 आएगा, तो ये 1:2:1 आ रहा है कि नहीं? इसमें जाएंगे कार्बन हाइड्रोजन कितना होगा? 2 कार्बन होगा, 4 हाइड्रोजन होगा, 2 ऑक्सीजन। क्या रहा है आपका? 1:2:1। इसमें तो ऑलरेडी 1:2:1 में है। देखो तो ये सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो है कि नहीं आपका? हाउ मेनी कंपाउंड्स यू हैव? हाँ सर। हाउ मेनी कंपाउंड्स यू हैव हियर? All these three compounds having the different molecular formula, but you are getting the same empirical formula, CH2O। क्या हो जाएगा बताइए? CH2O। तो लिखो, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा, यहाँ पे empirical formula बताइए, empirical formula क्या हो जाएगा आपका? 1:2:1। देखो इसमें क्या दिख रहा है बेटा, देखो यहाँ पे कितना दिख रहा है? 1:2:1, 1:2:1। तो इसका मतलब 1 एटम अगर कार्बन का लेंगे तो हाइड्रोजन कितना लेना पड़ेगा? 2। ऑक्सीजन कितना लेना पड़ेगा? 1। तो आपका एम्पेरिकल फॉर्मूला आ जाएगा CH2O। बताइए एम्पेरिकल फॉर्मूला CH2O, ग्लूकोज का सेम, एसिटिक एसिड सेम, फॉर्मिक एसिड का क्या होगा? सेम। all three are the different compound, या same compound? Different compound. We are getting the same empirical formula. It means maybe that two different compounds having the same empirical formula, but they always differ in molecular formula. Molecular formula का भी सेम नहीं हो सकता, क्योंकि molecular formula एक डिफरेंट कंपोजिशन को दिखाता है। molecular formula किसी भी कंपाउंड के एक आइडेंटिफिकेशन होता है, वो कभी चेंज नहीं है। कर लेंगे, लिख लो, सेम होगा।
when two different compounds having same empirical formula, when two different compounds having the same empirical formula, then percentage of each element by mass will also be same या different. आई बात समझ में? When two different compound having same empirical formula, then percentage of each element by mass will also be same. मतलब कि एसिटिक एसिड में और ग्लूकोज में मास परसेंटेज ऑफ कार्बन शुड बी आइडेंटिकल, मास परसेंट ऑफ हाइड्रोजन शुड बी आइडेंटिकल, मास परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन शुड बी आइडेंटिकल. अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ द कंपाउंड्स हैविंग द सेम मास परसेंटेज ऑफ कार्बन या सेम मास परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन या सेम मास परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन, में भी डिफरेंट एलिमेंट्स भी ले सकता है आपको, तो आप वही दो कंपाउंड का पेयर आप सेलेक्ट करोगे जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होना चाहिए, डिफर तो करेगा लेकिन एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए. जैसे आपका सेम आ गया था मास परसेंटेज, आपका क्या हो जाएगा, सेम. नेवर यू हैव टू डू द कैलकुलेशन. अगर कैलकुलेशन करने जाओगे तो आपको दो कैलकुलेशन, ऐसे कैलकुलेशन में ट्रैप हो जाओगे कि आपका टाइम भी चला जाएगा. इसलिए सीधा एम्पेरिकल निकल जाए. कर लेंगे. तो कुछ आइडिया लगा एम्पेरिकल मॉलिक्यूल का. अब क्या होता है कि एक काम करो, एक चीज जो मैं बोल रहा हूँ सुनना. एम्पेरिकल फॉर्मूला मास कितना होगा, 30. एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या है आपका, CH2O. एम्पेरिकल फॉर्मूला कंटेन द वन कार्बन दैट इज द 12, टू हाइड्रोजन 12 प्लस 2, वन ऑक्सीजन दैट इज 12 प्लस 2 प्लस 16, तो कितना मिला आपको, 30. तो 30 AMU बोलेंगे अगर. दिस इज एम्पेरिकल फॉर्मूला मास. ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास होता है 180. तो 180 को अगर 30 से डिवाइड करोगे तो कॉमन फैक्टर कितना आ जाएगा, 30 से डिवाइड करें 6. तो देखो दोनों में 6 कॉमन फैक्टर है कि नहीं. आई बात समझ में. फिर देखो इसमें एसिटिक एसिड का मॉलिक्यूलर मास होता है 60 और इंपेरिकल फॉर्मूला आपने कितना लिया, 30. डिवाइड कर दो, कितना निकल गया, इक्वल टू 2. देखो अगर इंपेरिकल फॉर्मूला को अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एसिटिक एसिड आ जाएगा, और इंपेरिकल फॉर्मूला को अगर 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ग्लूकोज आ जाएगा. और देखो यहाँ पे एसिटल्डिहाइड का, फॉर्मल्डिहाइड का आपका मॉलिक्यूलर मास क्या होगा, 60 30. इंपेरिकल फॉर्मूला मास पे क्या होगा, 30. तो यहाँ पे तो कॉमन फैक्टर 1 ही है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा खुद से बता दो. इसको 1 से मल्टीप्लाई करोगे, और 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या निकल के आ जाएगा बताइए, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला. तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इंपेरिकल फॉर्मूला में कुछ ना कुछ तो कॉमन फैक्टर होगा. तो अगर कहीं पे क्वेश्चन में अगर आपको इंपेरिकल फॉर्मूला आप फाइंड करोगे तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में कन्वर्ट करने के लिए किसका हेल्प लोगे, कॉमन फैक्टर का. तो कॉमन फैक्टर कहाँ से पता चलेगा, कैलकुलेशन से. लिख लो वहां पे क्या होता है, लिख लो. N इक्वल टू मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास डिवाइडेड विथ, किससे डिवाइड करेंगे, एम्पेरिकल फॉर्मूला मास. अब यहाँ पे N क्या होगा, तो N देखो क्या होता है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला N इंटू एम्पेरिकल फॉर्मूला, याद रखेंगे. मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इक्वल टू क्या होता है, N इंटू एम्पेरिकल फॉर्मूला. आपको क्या लगता है ये कभी फ्रैक्शन में आएगा, कभी नहीं आएगा, ये हमेशा होल नंबर होता है. आई बात समझ में. और वो भी होल नंबर में कौन होता है, नेचुरल नंबर होगा, जीरो तो कभी आएगा नहीं, क्योंकि होल नंबर में तो जीरो भी आता है, तो जीरो नहीं आएगा, हमेशा क्या होगा, ये नेचुरल नंबर होगा, 1 2 3 4, फ्रैक्शन में कभी नहीं आएगा. कर लेंगे. तो आप खुद से देखो, यहाँ पे एक क्वेश्चन करवाता हूँ, लिखो. ऑर्गेनिक कंपाउंड
containing कार्बन नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन, ऐसे लिखो कार्बन हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन एज 9:1:3.5। ये दिया आपका कौन सा रेशियो, मास रेशियो, and its vapor density is 54। कितना वेपर डेंसिटी पता, तो मॉलिक्यूलर मास कितना हो जाएगा, वेपर डेंसिटी का मतलब ये था, मिल गया आपको। अब करेगा फाइंड द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला 3.5। सुनो इसमें क्वेश्चन अभी भी आएगा ना आपका, सुनो मेरी बात सुनो, पुस्तक बनाना आप लोग खुद से। रेशियो दे देगा, तो रेशियो का मतलब होता है मास रेशियो। मास रेशियो में क्या होता है कि अगर 9 ग्राम आप कार्बन का लेंगे तो हाइड्रोजन कितना ग्राम होगा, 1 ग्राम। और 3.5 ग्राम किसका होगा, नाइट्रोजन। अगर आप बोलो कि 9 ग्राम नहीं लेंगे, 9x अगर लेंगे कार्बन, तो 1x किसका होगा, हाइड्रोजन। और 3.5x किसका होगा, नाइट्रोजन। आई बात समझ में, तो ये रेशियो का मतलब होता है। कभी कभी क्या होगा, परसेंटेज में दे देगा, मतलब कार्बन आपका 30% बोल देगा, हाइड्रोजन आपका 20% बोल देगा। तो याद रखना, परसेंटेज भी आपका बाय मास होता है। अब लेट करने की 100 ग्राम का कंपाउंड था, कितना कंपाउंड है आपका, 100 ग्राम का, तो उसमें से आप कितना परसेंटेज ले रहे हो, तो जो भी परसेंटेज होगा उसको ग्राम में रिप्रेजेंट कर देना, तो क्या दे देगा, मास ऑफ दैट एलिमेंट आउट ऑफ 100 ग्राम, मास ऑफ दैट एलिमेंट आउट ऑफ 100 ग्राम। तो उसको हमेशा कन्वर्ट कर देना पहले मोल्स में। किसमें कन्वर्ट कर दोगे, मोल्स में। और बेटा एक चीज पता होना चाहिए, मोल रेशियो एटम्स रेशियो सेम होता है, क्योंकि मोल्स को एटम्स में कन्वर्ट करने के लिए किससे मल्टीप्लाई करोगे, वोगाड्रो नंबर से। मान लो दो एलिमेंट्स है, दोनों का अगर मोल्स रेशियो 1:1 है, तो एटम्स का रेशियो भी 1:1 ही रहेगा। अगर दो एलिमेंट्स का मोल्स रेशियो अगर 1:2 है, तो रेशियो ऑफ एटम्स भी आपका 1:2 ही रहेगा, क्योंकि मोल रेशियो मास मोल्स रेशियो क्या होगा, एटम्स रेशियो सेम होगा। क्योंकि मोल्स को अगर एटम्स में कन्वर्ट करोगे तो कॉमन फैक्टर से मल्टीप्लाई किससे करेंगे, Na से। इसलिए हमेशा याद रखिएगा, मोल रेशियो एटम रेशियो सेम होगा। याद रखोगे तो लिख लो कहीं पे, रेशियो ऑफ एटम, रेशियो ऑफ एटम्स लो या मोल रेशियो लो, दोनों सेम होगा कि डिफरेंट होता, सेम होता है। इसीलिए मोल्स फाइंड कर लो तो रेशियो क्या हो जाएगा, एटम्स का भी रेशियो होगा। अल्टीमेटली सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो को क्या बोलते हैं, एम्पेरिकल। अब पहले मोल्स फाइंड कर लो, देखो मोल्स क्या है आपका। अब मैंने बोला सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो आपको कन्वर्ट करना है, तो देख लो क्या करोगे, 9x लेके चलोगे या 9 ग्राम लेके चलोगे, आप पे डिपेंड। अरे 9 ग्राम लेके चलो ना, क्या दिक्कत है। देखो एक एक चीज मेरे को बताना, ये क्या दिया आपका, मास रेशियो या मोल रेशियो। अच्छा, अगर मास मोल रेशियो, रेशियो। अगर मोल रेशियो देता ना तो वहीं से हम लोग सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो ला के छोड़ देते। लेकिन आपको तो नहीं दिया, आपको क्या दिया, मास रेशियो, तो मास रेशियो को पहले कन्वर्ट करेंगे मोल रेशियो। तो कैसे कन्वर्ट करेंगे, देखो एक सॉल्यूशन बता रहा हूँ। देखो मोल्स ऑफ कार्बन फाइंड कर लेंगे, तो उस कार्बन 9 × 12 होगा तो कितना हो जाएगा, 0.75। मैंने 9 ग्राम किसका लिया, कार्बन का। मोल्स ऑफ हाइड्रोजन बताएंगे, 1 ग्राम था तो 1 ही लेंगे, 1। एटॉमिक मास से डिवाइड करेंगे, मोल्स ऑफ आप देखेंगे किसका, नाइट्रोजन। बताइए गिवन मास 3.5 था, एटॉमिक मास कितना होता है इसका, 14। देखो ये 0.25 आएगा, चेक कर लो, 1। हाइड्रोजन देखो हम लोग परसेंटेज कंपोजिशन बोल रहे हैं ना, तो किसी कंपाउंड पे वर्क करो तो एटॉमिक फॉर्म में लेंगे। हाइड्रोजन तो मॉलिक्यूल्स होता है H2, H2 का मोलर मास नहीं लेंगे, एटॉमिक मास पे लेंगे। आई बात समझ में? कार्बन हाइड्रोजन नाइट्रोजन का रेशियो बताइए, मोल रेशियो कितना आ गया आपका, 3:4:1। अब ये बताइए सिंपलेस्ट रोल नंबर रेशियो है ये, नो।
तो आप सिंपलेस्ट रेशियो में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना, सुनना। सबसे पहले देखना कि स्मॉलर वैल्यू किसका है, स्मॉलर वैल्यू किसका है आपका 0.25। तो जो स्मॉलर वैल्यू होता है ना 0.25, उसी को आप डिवाइड कर देना सबको उससे, अपने आप आ जाएगा सबको होल नंबर। देखो जो सबसे स्मॉलर वैल्यू मिलेगा उसी से सबको डिवाइड कर देना, याद रखोगे, अपने आप आ जाएगा होल नंबर। देखो क्या हो जाएगा, ये 3:4:1 आ रहा है ना। आई बात समझ में, जब भी फ्रैक्शन में आपको आएगा मोल रेशियो, तो उसको होल नंबर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, लोअर वैल्यू से सबको डिवाइड कर देना। बताओ तो इंपेरिकल फॉर्मूला क्या हो जाएगा आपका, C3H4n, क्योंकि ये तो सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो है ना। 3:4:1, और भी इसको नीचे ले जा सकते हो। देखो अगर आपके पास कहीं पे 4:3 है तो इसको और नीचे नहीं ले जा सकते, ये तो सिंपलेस्ट है। अगर कहीं पे 6, मान लो कहीं पे 3:6 है तो उसको 1:2 में लेके जाओगे, वो तो लोएस्ट है, सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो। अगर कहीं पे 10:3 है तो ये तो ऑलरेडी सिंपलेस्ट है। अगर कहीं पे मान लो 12:2, अगर कहीं पे लेट कर लो 12:16:4 है, ये तो सिंपलेस्ट नहीं है। तो इसको तो हम लोग 3:4:1 करना पड़ेगा। ये सिंपलेस्ट है आपका, तो वही तो सिंपलेस्ट मैंने कन्वर्ट किया। अब बताओ इंपेरिकल फॉर्मूला मास बताइए क्या होगा। 54। यस, इंपेरिकल फॉर्मूला मास क्या है आपका 54। अब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास कितना हो जाएगा, सर 108। 2 इंटू वेपर डेंसिटी 108। अब बताओ इसे एन क्या होगा आपका, सर 2। तो बताओ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या आ जाएगा आपका। सर C6H8N2। दूसरा मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा C6H8N2। समझ में आया आपको। तो सबसे पहले क्या करेंगे, मास रेशियो को कन्वर्ट करेंगे किसमें, मोल रेशियो में। अब मोल रेशियो टर्म्स रेशियो क्या होता है, सेम होता है। बेटा ऐसा ब्लंडर कभी नहीं करना कि ऑक्सीजन का मोल फाइंड करने जाओगे तो आप 32 से डिवाइड नहीं करना, वो तो मॉलिक्यूलर मास होता है। आप तो किस पे वर्क करो, कंपाउंड पे, तो आप तो एटॉमिक मास से डिवाइड करोगे। आप किससे डिवाइड नहीं करोगे, मॉलिक्यूलर मास से डिवाइड नहीं करेंगे, आप किससे डिवाइड करेंगे, एटॉमिक मास से। कर लेंगे। ये क्या था आपका, हाउ टू फाइंड द एम्पिरिकल फॉर्मूला, आपने किस में दिया ये, organic compound में how many elements are there, atoms of 3 elements, that element exists in the 9:3:1 and 3.5 mass ratio। आपको फाइंड क्या करना था वहां पे, मोल रेशियो। मोल रेशियो कन्वर्ट करके अपने आप कर लोगे। कर लेंगे। अब ये देखो यहाँ पे, देखने इधर, बनाइए। पहले ये बनाओ, ये सबसे सिंपल है ये। मान लो 9 ले लिया मैंने, 9 बनाओ पहले। बहुत सिंपल है 9। रौनक बताइए, ऑप्शन डी आ रहा है आपका। हाँ सर। अब देखो बेटा क्या करेंगे, लेट लेट कर लेंगे x ग्राम ऑफ ईच एलिमेंट। कितना ग्राम में ले लिया मैंने, x ग्राम। तो बताइए मोल्स ऑफ ए कितना हो जाएगा, x/20। मोल्स ऑफ बी कितना हो जाएगा, ये सब ओरली कर लोगे। मोल्स ऑफ बी कितना हो गया, x/40। मोल्स ऑफ सी कितना हो जाएगा, x/60। अब मोल रेशियो मैं लेता हूँ, ये जो लिखता है ये क्या रहता है, मोल रेशियो या मास रेशियो, मोल रेशियो। अब मोल रेशियो ये एटम्स का रेशियो होता है। अगर मोल रेशियो 1:2 होगा तो एटम का रेशियो भी क्या होगा, 1:2। अब देखो क्या हो जाएगा, x/20, x/40, x/60। आप एलसीएम लोगे, एलसीएम कितना आएगा 60, नहीं 60 नहीं आएगा 120। अब 120 का जैसे एलसीएम लोगे, दिख रहा है आपको कितना हो जाएगा, 6:3:2 आ रहा है आपका।
आ रहा है ना आपका? 120 लोगे, 120 एलसीएम जैसे लोगे तो 20 कितना होगा, 6 आ जाएगा। 40 लेंगे, 3 आ जाएगा। 60 लेंगे, 2 आ जाएगा। अभी सिंपलेस्ट रेशियो नहीं है, आगे जाओ अभी। क्या सिंपलेस्ट है? ये सिंपलेस्ट है ये, क्योंकि अब इससे नीचे नहीं जा सकते हम लोग, क्योंकि 2 आ गया ना। 6:3 रहता तो 2:1 होता। अब बताओ कौन सा फॉर्मूला हो जाएगा? A6B3C2, कौन सा ऑप्शन होगा? बी। आई बात सर समझ? बताइए। सर इसके ऊपर वाले का जो आपने बताया वो ऑप्शन ए होगा क्या? ये होगा, सही बताया। वो तो सही कर लेते हो। देखो एक चीज और, एक क्वेश्चन और बताने दीजिए, उसके बाद मैं बताऊंगा। ये बताइए, 8 बताइए आप, खुद से कीजिए, खुद से पढ़ लीजिए। इसमें मैं कोई हेल्प नहीं करने वाला हूँ। 40% कार्बन है, इसका मतलब 40 ग्राम क्या लेंगे, कार्बन ले लेंगे। और 6.6% ऑफ हाइड्रोजन दिया है, तो इसका मतलब 6.6 ग्राम किसका लेंगे आप? हाइड्रोजन। और ये बता दो, कार्बन हाइड्रोजन के अलावा भी तो कंपाउंड में कोई होगा 100 से पूर्ण नहीं, 100 कहाँ पे ऐड कर नहीं पा रहा है? अगर 40 प्लस 6.67 करेंगे तो आपको 100% आ रहा है? नहीं आ रहा है ना। इसका मतलब कार्बन हाइड्रोजन के अलावा ऑक्सीजन भी है। तो कार्बन का परसेंटेज 40 दिया है, हाइड्रोजन का परसेंटेज 6.67 दिया है, तो 100 माइनस दैट कर दोगे तो किसका परसेंटेज आएगा? ऑक्सीजन का। तो सब 3 एलिमेंट आ गए, तीनों का मोल रेशियो फाइंड करो। मास रेशियो तो दी, मास तो दिया आपका, परसेंटेज करो खुद से। अब ये लास्ट क्वेश्चन था, उसके बाद मैं चलाऊंगा दूसरा टॉपिक पे। फर्स्ट ये समझ मैंने 3 फॉर्मेट मैंने बता दिया ना आपको। एक फॉर्मेट बताया आपको मास रेशियो का, एक फॉर्मेट बताया परसेंटेज का। ये 2 फॉर्मेट पे ही क्वेश्चन आता है, इसके अलावा थर्ड फॉर्मेट पे कोई क्वेश्चन नहीं देगा। देखो, हाँ एक क्वेश्चन जो आता है वो हाइड्रोकार्बन के पार्ट से आता है, जो आपका गैलो-सैक्स लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम होता है। उसका क्वेश्चन बहुत स्टैंडर्ड होता है, जेई मेन में भरा हुआ क्वेश्चन है उसी से। इससे क्वेश्चन बहुत कम मिलेगा, इससे ज्यादा मेडिकल में क्वेश्चन देता है। नीट में इससे जेई मेन में थोड़ा कम रखते हैं इसको। जेई मेन में सबसे ज्यादा क्वेश्चन अगर मिलेगा आपको तो गैलो-सैक्स लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम, जो आपको नेक्स्ट क्लास में पढ़ाऊंगा, आज नहीं पढ़ा पाऊंगा। आज स्टोइकियोमेट्री मेरे को स्टार्ट करने दो। स्टोइकियोमेट्री क्या होता है समझो, कैलकुलेशन कैसे करते हैं ये केमिस्ट्री में आपका वो मोल मेथड वो बताऊंगा। अभी सुनिएगा यहाँ पे, आप ये परसेंटेज जो दिया उसको किस में क्या दिया, ये परसेंटेज क्या दिया, मास परसेंटेज क्या दिया बेटा, ये मास परसेंटेज। तो सीधा फाइंड कर लो मोल्स ऑफ कार्बन, कितना हो जाएगा 40/12, कितना बोलोगे आप? 3.34 के करीब आ रहा है। नहीं आ रहा? जैसे मैं जाऊंगा यहाँ पे, 12 3 या 30 करेंगे तो 40 आएगा, फिर 3 आएगा, फिर 3 आएगा, तो 3 करके रखो। 3.33। देखो मोल्स ऑफ हाइड्रोजन जाएंगे तो मोल्स ऑफ हाइड्रोजन 6.67/1 ही होगा। मोल्स ऑफ ऑक्सीजन जाएंगे, ये 100 माइनस 40 प्लस 6.67/16 करेंगे। क्योंकि देखो, पास देखो, अगर कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन कंटेनिंग है, मास परसेंटेज कार्बन हाइड्रोजन का अगर दिया होगा, तो रिमेनिंग मास परसेंटेज इसका होगा, ऑक्सीजन का। और वी आर टॉकिंग अबाउट द परसेंटेज आउट ऑफ 100, 100 से सब्सट्रैक्ट कर देना। हाँ, अगर देख रहे हैं कार्बन हाइड्रोजन का ही मास परसेंटेज अगर 100 आ गया आपका, तो इसका मतलब ऑक्सीजन का पॉसिबिलिटी वहां पे नहीं है। तो ये सब थोड़ा गौर करके क्वेश्चन बनाना। नहीं तो बच्चा क्या होता है ना, हरी अप करने में कार्बन हाइड्रोजन ले लेते, रेशियो ले लेता है, एम्पिरिकल फॉर्मूला में कार्बन हाइड्रोजन देखो, कंफ्यूजन के लिए दे देखे नहीं आपको, निकल के भाग जाता है। नहीं, चेक करना है कि दो एलिमेंट का परसेंटेज 100 आ रहा है तो थर्ड एलिमेंट का पॉसिबिलिटी नहीं है। अगर दो एलिमेंट का परसेंटेज अगर लेस देन 1 आ रहा है, इसका मतलब थर्ड फोर्थ का पॉसिबिलिटी है वहां। हम्म। क्या? तो सीधा परसेंटेज आप निकालने जाओगे? सीधा, हाँ कर लो, कोई भी सही है, सही है, सही है। लेकिन स्कूल के एग्जाम में मत करना, वो 0 नंबर दे देगा। वो कंपटीशन में कर सकते हो। अगर आपने ऑप्शन को सेग्रीगेट करना अगर समझ में आ गया आपको, तो ले लो ना परसेंटेज कंपोजिशन, अरे परसेंटेज ही तो दे रहा है वो, तो परसेंटेज कंपोजिशन से मैच क्यों नहीं करेगा वो? तो वहां से भी तो ले ही सकते हो, आप कर ही सकते हो, मॉलिक्यूलर मास निकाल के देख लेंगे किसका मास से मैच कर रहा है वो। अगर 40% दिया ना यहाँ पे, और सब में देखो कार्बन किसी में 1 दिया, किसी में 2 दिया है, और हाइड्रोजन ऑक्सीजन किस में सब में क्या दिया, 1 दिया है। ऑक्सीजन का परसेंटेज लेके सीधा मैं मोलर मास निकाल के मैच करवा के निकल जाऊँ। ऑक्सीजन का परसेंटेज लेके 1 एटम होगा पर मॉलिक्यूल,
सीधा वहां से मोलर मास निकाल के मैं मैच करवा के निकल जाऊँ। ठीक। एक वो भी टेक्निक होता है, लेकिन बेस्ट होता है कि स्कूल के एग्जाम में जब जाओगे तो ये परसेंटेज का देखना पड़ेगा। तो ये कितना आ जाएगा आप बताइए? 3.3 सर 3.33 है। आएगा। तो आप बताइए कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन का रेशियो जो आ गया आपका 3.33 इज टू 6.67 इज टू 3.33। बताइए स्मॉलर कौन वैल्यू है इसमें? सबसे डिवाइड कर दोगे तो दिखता है 2 टाइम्स आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा CH2। कर लेंगे तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन बी। ऑप्शन 2 हो जाएगा ना, बी। चलो ये समझ में आ गया परसेंटेज कंपोजिशन। चलो एम्पेरिकल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला समझ में आ गया आपको? तो क्वेश्चन मैं भेज दूंगा, ये जो क्वेश्चन आप देख रहे हो ये क्वेश्चन मैं आपको PDF सेंड कर दूंगा। अब हम लोग चलते हैं दूसरा टॉपिक पे, लिखो अपने। हम्म, परसेंटेज का मतलब ही होता है आउट ऑफ 100। परसेंटेज का मतलब ही होता है आउट ऑफ 100, लेकिन क्वेश्चन में आपको परसेंटेज कंपोजिशन पे दिया है ना। ये परसेंटेज अभी भी किसी एलिमेंट का बोलता है तो परसेंटेज कंपोजिशन हमेशा मास परसेंटेज ही होता है, मोल परसेंटेज नहीं होता। अगर किसी भी एलिमेंट कंपाउंड में अगर हाइड्रोजन आपको बोला है 6.67%, तो 6.67% वो बाय मास है, वो मोल्स नहीं है। परसेंटेज का भी मोल्स होता ही नहीं। परसेंटेज लेबलिंग जब भी आता है तो क्या होता है वो मास। क्योंकि मैंने जब आपको क्वेश्चन पढ़ाया था मास परसेंटेज, मैंने परसेंटेज कंपोजिशन पढ़ाया तो उसमें क्या लिया था, बाय मास लिया था कि नहीं? बाय मोल्स में मैंने नहीं लिखा था। तो कभी भी दिमाग में सेट करना कि एम्पेरिकल मॉडल का फॉर्मूला जब फाइंड करने जाते हैं हम लोग, तो वहां जो परसेंटेज देता है वो मास परसेंटेज ही है, वो मोल परसेंटेज नहीं है। मोल परसेंटेज हो ही नहीं सकता वो। कर लेंगे। चलिए आगे चलिए। मोल रेशियो एटम रेशियो सेम होता है। ठीक, वो हमेशा याद रखिएगा। आगे चलो। एम्पेरिकल फॉर्मूला समझ में आ गया? बताइए एम्पेरिकल फॉर्मूला समझ में आ गया? मॉलिक्यूलर समझ में आ गया? आप जो केमिस्ट्री का हम लोग एक स्टार्टिंग आपका जो स्टोइकियोमेट्री की तरफ जा रहे हैं हम लोग, अब हम लोग कैलकुलेशन की तरफ जा रहे हैं। अभी तक हम लोग क्या पढ़े सुनो। अभी तक फाइंड किया हम लोग हाउ टू फाइंड द मोल्स। व्हाट डू यू मीन बाय मोल्स? व्हाट डू यू मीन बाय द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला? एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या होता है, उसका सिग्निफिकेंस क्या होता है, परसेंटेज कंपोजिशन का मीनिंग क्या होता है, वेपर डेंसिटी किसके रेफरेंस पर आपने फाइंड किया, ये सब आपने फाइंड किया। ये सब अब मिल के आएगा कहाँ पे, स्टोइकियोमेट्री में। अब आएंगे हम लोग कैलकुलेशन, रियल में केमिस्ट्री का कैलकुलेशन अब स्टार्ट हुआ। ठीक। तो यहाँ से थोड़ा अलर्ट होके पढ़ना, क्योंकि यहाँ पे बहुत अच्छा कंसेप्ट आने वाला है लिमिटिंग रिएजेंट्स का। क्योंकि लिमिटिंग रिएजेंट का कॉन्सेप्ट जो होता है वो केमिस्ट्री का सबसे बेस्ट कॉन्सेप्ट होता है वो। अगर लिमिटिंग रिएजेंट का कॉन्सेप्ट आएगा तो कंपटीशन में अगर क्वेश्चन देखोगे तो लिमिटिंग रिएजेंट में बहुत सारा आपका एप्लीकेशन आएगा। क्योंकि जब आगे पढ़ोगे, आयनिक में पढ़ाऊंगा मैं, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ोगे, हर जगह जब क्वेश्चन बनाने जाते हैं, पीएच के कैलकुलेशन जाते हैं, आपके पास लिमिटिंग रिएजेंट का कॉन्सेप्ट होना चाहिए। ठीक। टेस्टों की मैट्रिक स्टार्ट करेंगे, ब्रेक देते हैं, ब्रेक के बाद स्टार्ट करेंगे। अभी तक मैंने जो भी जर्नी पढ़ाया आपको वो आप थोड़ा स्ट्रॉन्ग करके रखो। मैंने वो क्वेश्चन दे दिया PDF में, वो PDF में सेंड कर दूंगा। आपका नेक्स्ट क्लास तक वो PDF आपको बना हुआ होना चाहिए। ठीक। आप जहां भी बनाओगे एक पेज तक कहीं यूज करोगे, पेज को हमेशा कैरी करोगे यहाँ पे, मैं रेंडमली चेक करूंगा। ठीक, वो आपका होमवर्क रहा जो PDF में सेंड करूंगा। चलो ब्रेक दे देते हैं, ब्रेक के बाद पढ़ा देंगे। उसको प्रोनाउंस करते हैं हम लोग स्टोइकियोमेट्री। स्टोइकियोमेट्री का मतलब होता है कैलकुलेशन। स्टोइकियोमेट्री का मतलब होता है, स्टोइकियोमेट्री जो बोलते हैं, स्टोइकियोमेट्री का मतलब होता है कैलकुलेशन। यहाँ पे रिएक्शन आपको दिया रहेगा, यहाँ पे रिएक्शन आपको दिया रहेगा, रिएक्शन का सारा इंफॉर्मेशन आपको दिया रहेगा, क्या प्रोडक्ट होगा, क्या कंडीशन होगा, ऑल द इंफॉर्मेशन गिवन टू यू। आपको क्या करेगा, एक रिएक्टेंट का अमाउंट देके दूसरा रिएक्टेंट का अमाउंट पूछेगा, या दो रिएक्टेंट का अमाउंट देके किसी प्रोडक्ट का अमाउंट पूछेगा। तो ये इस तरह का कैलकुलेशन यहाँ पे दोगे। केमिस्ट्री में दो पार्ट्स होते हैं, एक पार्ट होता है जहाँ पे प्रैक्टिकल का पार्ट्स होता है, जहाँ पे क्या होता है कि कैलकुलेशन आपसे नहीं पूछेगा, आपसे आइडेंटिफाई करवाएगा कि क्या प्रोडक्ट क्या होगा, आइडेंटिफाई करेगा कौन सा कैटायन है वहाँ पे, कौन सा आयन है। तो प्रैक्टिकल केमिस्ट्री होता है। तो उसको बोलते हैं हम लोग क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव नहीं, क्वालिटेटिव एनालिसिस। क्या बोलते हैं उसको? क्वालिटेटिव एनालिसिस।
और एक होता है क्वांटिटेटिव एनालिसिस जिसको ग्रेविमेट्रिक बोलते हैं। तो हम लोग पढ़ रहे हैं यहाँ पे क्वांटिटेटिव एनालिसिस, मतलब रिएक्शन का क्वांटिटेटिवली हम लोग एनालाइज करेंगे। एक होता है क्वालिटेटिव एनालिसिस जो प्रैक्टिकल केमिस्ट्री का पार्ट होता है, जो जे एडवांस में जेई सब में सबसे ज्यादा क्वेश्चन उसी से पूछता है प्रैक्टिकल कॉम्प्रिहेंशन में। एक होता है क्वालिटेटिव, एक होता है क्वांटिटेटिव। तो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं यहाँ पे, क्वालिटेटिव या क्वांटिटेटिव एनालिसिस, क्वांटिटेटिव एनालिसिस। तो लिख लो यहाँ पे क्वांटिटेटिव एनालिसिस। क्वांटिटी का मतलब आप अमाउंट जानते हो, आप अमाउंट के थ्रू किसी रिएक्शन को एनालाइज करने जा रहे हो। ठीक, आपको आइडेंटिफाई नहीं करना, आपको कैलकुलेशन करना है। तो ये जो स्टोइकियोमेट्री होता है, इट इज कैलकुलेशन ऑफ द क्वांटिटीज। इसका क्वांटिटीज होगा ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स, हो सकता है कि नहीं, बता बताइए। इट इज कैलकुलेशन ऑफ द क्वांटिटीज ऑफ रिएक्टेंट प्रोडक्ट्स इन्वॉल्व इन ए केमिकल रिएक्शन। कोई भी केमिकल रिएक्शन होगा तो केमिकल रिएक्शन को आप किसके थ्रू दिखाओगे, इक्वेशन के थ्रू। कोई भी केमिकल रिएक्शन होता है उसको केमिकल इक्वेशन के थ्रू रिप्रेजेंट करते हो आप। तो केमिकल इक्वेशन के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं, तो केमिकल इक्वेशन में केमिकल रिएक्शन जो भी रिएक्शन प्रोडक्ट आपके इन्वॉल्व होगा उसको क्वांटिटीज का जो कैलकुलेशन करेंगे उसी को हम लोग कहाँ पे लाते हैं, स्टोइकियोमेट्री में। आई बात समझ में। आपको बोलेगा कि मान लो नाइट्रोजन नाइट्रोजन कंबाइन करके क्या क्या बनता है, अमोनिया। आपको बोलेगा कि मान लो कि बोलेगा कि आपको 5 ग्राम नाइट्रोजन को 6 ग्राम हाइड्रोजन से कंबाइन किए तो बताओ कितना अमोनिया बनेगा। आई बात समझ में। या आपको बोलेगा कि मान लो आपके ऊपर मेथेन का कंबशन करेंगे तो क्या मिलेगा, CO2 वाटर मिलेगा। आपको लोग 1 लीटर मेथेन को कंबशन के लिए बताओ कितना लीटर ऑफ ऑक्सीजन लोगे। तो इस तरह का कैलकुलेशन कहाँ करोगे आप, स्टोइकियोमेट्री में कर लेंगे। तो सुनो अब क्या होता है इसमें। मान लो एक सिंपल एक रिएक्शन बता रहा हूँ, देखना। जैसे N2 गैस लिए, 3H2 गैस लिए, ये कंबाइन करके बनाएगा 2NH3 गैस। देखो, N2 गैस है, 3H2 गैस है, 2NH3, ये कंबाइन करके क्या बनाया, अमोनिया गैस बनाया। अब देखना है यहाँ पे क्या होगा कि ये जो नंबर लिए आप किसके लिए यूज किए, बैलेंस करने के लिए यूज किए कि नहीं आप। हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन की बिहाइंड में कितना नंबर है आपका, 3। नाइट्रोजन के पीछे कितना नंबर है, 1। और अमोनिया के पीछे कितना नंबर है, 2। दीज नंबर्स आर यूज टू बैलेंस द केमिकल इक्वेशन। आपने 9th में पढ़ा होगा हीट एंड 12 मेथड्स, आपने रिएक्शन को बैलेंस भी किया होगा। अब रिएक्शन को बैलेंस करते हो तो एटम्स को बैलेंस करते हो, एटम को जैसे बैलेंस करते हो रिएक्शन अल्टीमेटली क्या होता है, बैलेंस हो जाता है। क्योंकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास हमेशा फॉलो होता है किसी भी रिएक्शन में। कोई भी रिएक्शन जाते हैं तो क्या होता है, नया एटम्स का फॉर्मेशन नहीं होता है। जो एग्जिस्टिंग बॉन्ड होता है उसको तोड़ के एक नया बॉन्ड बना के एक नया कंपाउंड बनाते हो, तो एक रीअरेंजमेंट ही होता है वहां पे। न्यूक्लियर केमिस्ट्री जब जाते हैं तो वहां पे नया एलिमेंट्स का फॉर्मेशन होता है। कार्बन देख के लेके जाओगे तो बेरिलियम लेके निकल जाओगे आप, नाइट्रोजन लेके निकल जाओगे आप। तो वो एक न्यूक्लियर केमिस्ट्री अलग चीज होता है ये, लेकिन हम लोग किसका बात करें, केमिस्ट्री में। तो केमिस्ट्री में यहाँ पे कोई नया एलिमेंट्स आपका बनेगा नहीं, जो एग्जिस्टिंग एलिमेंट है उसी में रीअरेंजमेंट्स। अब देखना है यहाँ पे क्या होगा, एक चीज जो बता रहा हूँ सुनना सी। ये इसके पीछे कितना नंबर है, 1। हाइड्रोजन के पीछे कितना नंबर है, 3। अब ये 2 है। तो ये जो न्यूमरल्स आप यूज करते हो, which are used to balance a chemical equation, जो न्यूमरल्स आप यूज करते हो बैलेंस द केमिकल इक्वेशन, आर नॉन एज स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट।
कौन सा कोफिशिएंट्स बोलेंगे बताइए? स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स। आई बात समझ में? तो स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट होता है वही जो न्यूमेरल्स आप यूज करते हो बैलेंस करने। अब क्या होता है कि कैलकुलेशन में इस कोफिशिएंट्स का क्या इंपॉर्टेंस होता है? तो स्टोइकियोमेट्रिक का कैलकुलेशन इस कोफिशिएंट्स के बारे में बोलता है कि इस कोफिशिएंट्स के थ्रू आप रिलेटिव नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बोल सकते हो, रिलेटिव नंबर ऑफ मोल्स बोल सकते हो, रिलेटिव नंबर ऑफ वॉल्यूम बोल सकते हो, लेकिन मास नहीं बोल सकते हो आप। क्या नहीं बोल सकते हो? मास नहीं। अगर मान लो यहाँ पे मैं रेशियो लिया 1:3:2, चेक कर लो। जो न्यूमरल्स आपने यूज किया बैलेंस करने के लिए, नाइट्रोजन का कितना न्यूमरल्स है? 1। हाइड्रोजन का कितना है? 3। अमोनिया का कितना है? 2। तो आपने कितना लिया यह न्यूमरल्स बताइए? 1:3:2। ये जो न्यूमरल्स है, ये न्यूमरल्स आप क्या बनाते हैं? ये न्यूमरल्स क्या क्या रिप्रेजेंट करता है? तो ये होता है स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। ये रिप्रेजेंट क्या करता है? तो रिप्रेजेंट करता है रिलेटिव नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। क्या रिप्रेजेंट करता है? रिलेटिव नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। ये रिप्रेजेंट करता है रिलेटिव नंबर ऑफ मोल्स। ये रिप्रेजेंट करता है वॉल्यूम्स। क्या रिप्रेजेंट करता है? वॉल्यूम। क्योंकि मोल रेशियो, मॉलिक्यूल रेशियो, वॉल्यूम रेशियो सेम होता है। फिर से सुनो, मोल रेशियो, एक काम करो, एक गैस, दो गैस है, दो गैस का वॉल्यूम रेशियो 1:2 है, तो मोल रेशियो भी तो 1:2 ही होगा, क्योंकि कॉमन तो डिनोमिनेटर होता है 22.4 लीटर। तो वॉल्यूम रेशियो मोल रेशियो क्या होगा? सेम होगा। बहुत इंपॉर्टेंट ये फंडा है। कहीं देगा वॉल्यूम और पूछेगा मोल परसेंटेज बताओ, अरे जो वॉल्यूम परसेंटेज होगा वही आपका मोल परसेंटेज होगा। तो मोल परसेंटेज, वॉल्यूम परसेंटेज, मॉलिक्यूल का नंबर ऑफ मॉलिक्यूल का मोल्स परसेंटेज, वॉल्यूम परसेंटेज, मॉलिक्यूल का परसेंटेज सब एक ही हो, मास नहीं। अब क्या करोगे देखो, यहाँ पे 1:2 3:2 क्या लिया आपने? 2। तो 1:3:2 क्या हो सकता है? मोल रेशियो। 1:3:2 क्या हो सकता है? मॉलिक्यूल्स रेशियो। 1:3 रेशियो क्या हो सकता है? वॉल्यूम रेशियो हो सकता है। अब कैसे बताएंगे देखो इसको, अगर एक मॉलिक्यूल नाइट्रोजन का लेंगे तो आपको कंबाइन कराना पड़ेगा 3 मॉलिक्यूल्स किसका? हाइड्रोजन का। तो 2 मॉलिक्यूल क्या बनेगा? अमोनिया। ट्रू है ये। अगर आपने 1 मोल नाइट्रोजन लेंगे तो आपको लेना पड़ेगा 3 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन, तो देगा क्या? 2 मोल्स क्या देगा? नाइट्रोजन। ये भी ट्रू है। अगर आपने 1 वॉल्यूम या 1 ml नाइट्रोजन लिए, तो यू हैव टू टेक द 3 ml ऑफ हाइड्रोजन, तो आपको मिलेगा 2 ml किसका? नाइट अमोनिया का। ये भी सही है। अगर आपने बोल दिया 1 ग्राम नाइट्रोजन को 3 ग्राम हाइड्रोजन से कंबाइन करके 2 ग्राम अमोनिया आएगा, तो ये रॉन्ग हो जाएगी। आई बात समझ में? ये क्या हो जाएगा? रॉन्ग हो जाएगा। इसका मतलब कि दो कंपोनेंट रिएक्शन में क्या होता है? रिएक्टेंट होता है, प्रोडक्ट होता है। तो अगर मान लो एक रिएक्टेंट का अमाउंट से दूसरा रिएक्टेंट या प्रोडक्ट का अमाउंट पूछ रहा है आपसे, तो दो कंपोनेंट का, चाहे वो रिएक्टेंट हो चाहे प्रोडक्ट हो, दोनों का जो रेशियो होगा, मोल रेशियो, कोफिशिएंट रेशियो क्या होगा? सेम होगा। बस यही फंडा दिमाग में रहेगा ना, तो क्वेश्चन बना के निकल जाओ। मोल रेशियो कोफिशिएंट रेशियो क्या होता है? सेम होता है। मोल रेशियो कोफिशिएंट रेशियो सेम होता है। नाइट्रोजन नाइट्रोजन का मोल रेशियो क्या? 1:3। कोफिशिएंट रेशियो क्या? 1:3। वॉल्यूम रेशियो क्या होगा? 1:3। कर लेंगे? तो लिखो यहाँ पे क्या दिखाता है ये। This coefficient represents relative number of किसका? मॉलिक्यूल्स, या रिलेटिव नंबर ऑफ मोल्स, या रिलेटिव नंबर ऑफ वॉल्यूम्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, याद रखिएगा। अगर बेटा ये फंडा क्लियर होगा ना, तो विदाउट टेकिंग स्पेस आप ओरली कैलकुलेशन कर सकते हो। अगर ये फंडा क्लियर होगा तो, नहीं तो लगाते रहना यूनिटी मेथड, टाइम उसमें भी लगेगा, स्पेस भी कंज्यूम होगा। ये फंडा याद रखना, कोएफिशिएंट रेशियो मोल रेशियो क्या होता है? सेम होता है। तो इससे पता चलता है आपको रेशियो ऑफ स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट इक्वल टू क्या होगा? मोल रेशियो, और क्या होगा बेटा? वॉल्यूम रेशियो। अगर कोफिशिएंट रेशियो 1:2 है, तो मोल रेशियो क्या होगा? 1:2। वॉल्यूम क्या होगा? 1:2। मॉलिक्यूल रेशियो क्या होगा? 1:2।
आई बात समझ में? प्रेशर रेशियो भी 1:2 ही होगा। प्रेशर रेशियो भी क्या होगा? 1:2 मास रेशियो। कर लेंगे ये। अब देखो यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे N2 लेंगे हम लोग, 3s2 गैस लेंगे, लिख लो बता देता हूँ। 3s2 गैस लेंगे, 2NH3 गैस लेंगे। ये इंडिकेट करता है आपका कि वन मॉलिक्यूल अगर आप नाइट्रोजन का लेंगे, हाइड्रोजन कितना मॉलिक्यूल लेंगे? 3 molecule. गैस का कितना लेंगे? कितना आएगा? ये भी ट्रू है। देखो कितना रेशियो में कंबाइन कर रहा है मॉलिक्यूल, 1:3:2। कंबाइन कर रहा है 1:3 में यार आपका, वन सब मिला के कितना आ रहा है? 1:3:2। फिर आप बोल सकते हो यहाँ पे 1 मोल, इसका कितना लेना पड़ेगा? 3 मोल। इसका कितना आएगा? 2 मोल। अब बताओ मोल को मास में कन्वर्ट कर सकते हो कि नहीं? तो 1 मोल नाइट्रोजन स्टैंड फॉर हाउ मेनी ग्राम? 28 ग्राम। 1 मोल नाइट्रोजन स्टैंड फॉर 28 ग्राम। 3 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन स्टैंड फॉर 6 ग्राम, क्योंकि 1 मोल हाइड्रोजन क्या होता है? 2। 3 × 2 कितना होगा? 6 ग्राम। आप अगर 28 ग्राम नाइट्रोजन को कंबाइन कराओगे 6 ग्राम हाइड्रोजन से, तो आपको 2 मोल अमोनिया मिलेगा, मतलब 34 ग्राम क्या मिलेगा? अमोनिया। तो मोल्स को मास में कन्वर्ट कर सकते हो कि नहीं? मोल्स को वॉल्यूम में कन्वर्ट कर सकते हो कि नहीं? कर सकते हो आप ये। तो मोल्स को मास में कन्वर्ट कर सकते हो, मोल्स को वॉल्यूम में कन्वर्ट कर सकते हो। अगर एनालिसिस आप कर रहे हो, क्वांटिटेटिव एनालिसिस कर रहे हो, अगर किसी का वॉल्यूम फाइंड करना है, तो पहले मोल रेशियो फाइंड कर लो, वॉल्यूम अपने आप आ जाएगी। आ जाएगा। तो सबसे पहले किस पे वर्क करना है आपको? मोल पे। अब मोल के थ्रू जो डिमांड होगा उसको चलेंगे। मोल्स अगर देगा तो उसको मास में एक्सप्रेस कर सकते हो कि नहीं? गिवन मास बाय मोलर मास। मोल्स अगर देगा तो उसको वॉल्यूम में एक्सप्रेस कर सकते हो कि नहीं? गिवन वॉल्यूम बाय मोलर वॉल्यूम। अब वी नो द मोलर वॉल्यूम कितना होता है? 22.4 लीटर। बस अपने आप कर लोगे वहां से। तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा। अगर 1 वॉल्यूम लेंगे नाइट्रोजन का, तो कितना वॉल्यूम आएगा हाइड्रोजन का? 3 वॉल्यूम लेना पड़ेगा। 2 वॉल्यूम किसका आएगा? अमोनिया। अगर आप 1 लीटर लेंगे नाइट्रोजन का, तो ये कितना लेना पड़ेगा? 3 लीटर। ये कितना होगा? 2 लीटर। अगर आप एसटीपी की बात करेंगे, एसटीपी पे, तो बताइए 1 मोल नाइट्रोजन स्टैंड फॉर हाउ मेनी लीटर? ये कितना हो जाएगा? 3 × 22.4, क्योंकि 3 मोल जा रहा नहीं है। ये कितना आ जाएगा? 2 × 22.4 लीटर। ये कैलकुलेशन आई बात समझ में? आप कैसे करोगे? हम्म। अब देखो यहाँ पे क्या होता है। अगर आपने बोला कि इसका 1 ग्राम कंबाइन करेगा इसके 3 ग्राम से, दैट गिव द 2 ग्राम, ये बेटा एब्सोल्युटली रॉन्ग। मतलब आपको पता चला कि इफ यू हैव द बैलेंस केमिकल इक्वेशन, then coefficient will give the information about the moles ratio, volume ratio, molecule ratio, never explain the mass ratio। कर लेंगे। अगर मोल्स के टर्म में किसी का अमाउंट अगर फाइंड करना, तो डायरेक्ट कोफिशिएंट रेशियो ले लो। एक का 1 मोल देगा तो कोफिशिएंट रेशियो से दूसरा का मोल्स फाइंड कर लो। कर लेंगे। देखो कैसे करेंगे आप। तो ग्रेविमेट्री एनालिसिस, ये क्वांटिटेटिव एनालिसिस करेंगे तो कोफिशिएंट्स का इंपॉर्टेंस समझ में आ गया आपको। तो केमिकल रिएक्शन अगर बैलेंस इक्वेशन होगा तो कोफिशिएंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब कैलकुलेशन जो करेंगे, कैलकुलेशन करते हैं हम लोग 3 मेथड से। कैलकुलेशन जो करेंगे कितना मेथड से करेंगे हम लोग? 3 से। तो एक पहला मेथड होता है मोल्स मेथड, इसी पे वर्क करेंगे हम लोग सबसे पहले। मोल्स मेथड में क्या होता है कि बैलेंसिंग इज रिक्वायर्ड। मतलब मोल्स मेथड से किसी भी इक्वेशन को, किसी केमिकल इक्वेशन वर्क करोगे तो आपके पास क्या होना चाहिए? बैलेंस इक्वेशन होना चाहिए। अगर आपके पास बैलेंस इक्वेशन नहीं है तो आप कैलकुलेशन नहीं कर पाएंगे, इसलिए क्या होना चाहिए आपके पास? बैलेंस इक्वेशन। हाउ टू बैलेंस द केमिकल इक्वेशन? राइट नाउ यू हैव टू बैलेंस द केमिकल इक्वेशन लाइक योर 9th 10th स्टैंडर्ड, राइट? आई विल नॉट गिव द एनी कॉम्प्लिकेटेड इक्वेशन। अगर कॉम्प्लिकेटेड इक्वेशन देगा तो मैं बैलेंस करके आपको बता दूँ। ठीक। तो अभी आपको 9th 10th के स्टैंडर्ड पे ही वर्क करना है। हाँ, जब मैं आपको रेडॉक्स रिएक्शन पढ़ाएंगे तो आप में थोड़ा क्लैरिटी भी आ जाएगा। हाउ टू बैलेंस रिएक्शन, आयन इलेक्ट्रॉन मेथड क्या होता है, ऑक्सीडेशन मेथड क्या होता है। फिर आपका लेवल और भी बढ़ेगा तो उसके बाद अपने आप बैलेंस कर लो। ठीक। अभी सिंपल हीट एंड ट्रायल पे आप वर्क करना कर लेंगे। अब देखो, तो मोस्ट मेथड में क्या होगा? बैलेंसिंग इज रिक्वायर्ड। मतलब आपका अगर कोई भी रिएक्शन अगर मोल मेथड में यूज करोगे तो आपके पास बैलेंस केमिकल इक्वेशन होना चाहिए। कैन बैलेंस, बैलेंस। दूसरा होता है कि प्रिंस पीओएससी।
प्रिंसिपल ऑफ एटम कंजर्वेशन। पीओसी होता है प्रिंसिपल ऑफ, जब पीओसी रूल होता है तो प्रिंसिपल ऑफ एटम कंजर्वेशन बोलते हैं हम लोग। इसमें बैलेंसिंग रिक्वायर्ड नहीं है। अब बोलोगे सर बैलेंसिंग रिक्वायर्ड नहीं तो इसी को क्यों नहीं यूज करेंगे, छोड़ देंगे उसको। नहीं, इसको ऐसे रखना। जैसे क्या होता है देखो, दो कंट्री के बीच में फाइटिंग चल रहा है, जैसे अभी किसमें चल रहा है, रसिया और यूक्रेन में चल रहा है, तब बीच में कौन आ गया, ईरान आ गया इसराइल के साथ। तो दो कंट्री के साथ जब फाइटिंग होता है ना, सबके पास आज के देश में क्या होता है ना कि सबके पास एटम बम। एक ही बार जब फाइटिंग होता है ना तो एटम बम यूज नहीं करता वो। पहले नॉर्मल मिसाइल रखता है, फिर नॉर्मल नॉर्मल यूज करता है, नॉर्मल मिसाइल, छोटा मिसाइल लिया, लो रेंज का लिया, मतलब कि एक बार एटॉमिक बम नहीं यूज करेगा, क्योंकि कुछ रूल रेगुलेशन होता है। तो वैसे क्या होता है, एक पीओसी को आप एटॉमिक बम की तरह याद रखना उसको, एटम बम की तरह। जब देखना सारा रास्ता आपका ब्लॉक हो गया, ना आप बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिख पा रहे हो, ना रिएक्शन को बैलेंस कर पा रहे हो, सारा रिएक्शन ब्लॉक हो गया, मतलब को बोलेगा कंपाउंड है, कौन कंपाउंड है ये नहीं बोल रहा है मेरे को, लेकिन बोल रहा है कि उसमें सल्फर है, ये बोल रहा है मेरे को। कंपाउंड क्या है मेरे को पता नहीं, लेकिन उसमें बोल रहा है कि सल्फर है ये। और फिर उसका सीक्वेंस ऑफ रिएक्शन लेके चलेगा, और सीक्वेंस ऑफ रिएक्शन में क्या क्या प्रोडक्ट मिलेगा वो भी नहीं मेरे को कुछ बोल रहा है। ना आपको रिएक्शन के बारे में बोल रहा है, ना रिएक्शन आप लिख पाओगे वहां पे, ना कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का पता चल रहा है। तो बेटा वहां पे निकालना पीओएसी को, बोला चलो आज तुम्हारा काम आएगा। आई बात समझ में, तो वहां पे लिखना पीओएसी। अगर नहीं आप रिएक्शन लिख पाओगे, रिएक्शन को बैलेंस करना कर पाओगे, तो मोल्स मेथड यूज करना, पीओसी मत यूज करना। क्योंकि पीओसी थोड़ा लेंदी प्रोसेस होता है, अगर रिएक्शन हर जगह पीओसी लगाओगे तो बहुत लेंदी कैलकुलेशन आ जाएगा, इसलिए मोल्स मेथड वहां पे यूज करना। हर जगह अगर पीओसी लगाओगे तो मैं पूरा पे पीओसी लगवा दूंगा, लेकिन जो मोल्स मेथड से एक स्टेप में बनाएंगे पीओसी, वो 5 स्टेप में बनेगा। क्योंकि जैसे एटम को कंजर्व करने जाएंगे तो बहुत सारे इक्वेशन बनते जाएंगे। आई बात समझ में, इसीलिए वो वहां पे यूज होता है जहाँ पे आपका सब कुछ हिडन रहता है। ठीक, मैं क्वेश्चन दिखा दूंगा कहाँ पे पीओसी करेंगे, सब दिखाऊंगा मैं आपको, तीनों मेथड बताऊंगा। थर्ड मेथड जो होता है सबसे बेस्ट होता है, लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस। इसमें बैलेंसिंग इज नॉट रिक्वायर्ड। ये कैसा मेथड है सुनो, लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस कैसा मेथड है सुनो, एकदम बल्ले बल्ले। इसमें अगर क्वेश्चन बनाना चाहोगे ना, देख के बता दोगे आंसर क्या होगा, कैलकुलेशन भी नहीं करना पड़ेगा। ये केमिकल इक्विवेलेंस, इसका जलवा कुछ अलग होता है। इसको बनाने में, इसको सॉल्व करने जाओगे जिसके इक्विवेलेंस के क्वेश्चन, तो बोलोगे यार इतना सिंपल था ये टॉपिक, ऐसा आपके आपसे बोलवाऊंगा ऐसा, देखना केमिकल इक्विवेलेंस। मतलब केमिकल इक्विवेलेंस में जब आप क्वेश्चन को सॉल्व करने जाओगे तो बहुत इजी हो जाएगा, लेकिन केमिकल इक्विवेलेंस बनाने से पहले केमिकल इक्विवेलेंस के बारे में जानना पड़ेगा। वो कंसेप्चुअल टॉपिक है, अगर वो आपके पास जान गए तो मोल्स मेथड को साइड कर देना, केमिकल इक्विवेलेंस को बना लेना। जो मोल्स मेथड से आप 1 मिनट में बनाओगे, केमिकल इक्विवेलेंस से हाफ मिनट में बना के, मैं गारंटी लेता हूँ आपसे। जो मोल्स मेथड में स्टोइकियोमेट्री में आप लिमिटिंग रीजन को ढूंढते ढूंढते परेशान हो जाओगे, केमिकल इक्विवेलेंस में अगर मैं बता दूंगा, अगर आपके पास साउंड इन्फॉर्मेशन है केमिकल इक्विवेलेंस का, तो 1 सेकंड में बोल दोगे कि आपका लिमिटिंग रीजन कौन सा होगा। आई बात समझ में, इसीलिए यहाँ पे बैलेंसिंग भी रिक्वायर्ड नहीं होता। हाँ, रिएक्शन के बारे में पता होना चाहिए, कम से कम रिएक्शन आप लिख पाओ, बैलेंस करो या नहीं करो डजेंट मैटर, लेकिन रिएक्शन लिख पाओ। जहाँ पे रिएक्शन नहीं लिख पाओगे वहां पे पीओसी। आई बात समझ में, तो सबसे बेस्ट इसमें मैं प्रेफर करूंगा लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस। और उसके लिए बहुत ज्यादा आपके कॉन्सेप्ट का जरूरत है, जो मैं लास्ट में पढ़ाऊंगा। तीनों को 3 पार्ट में सेपरेट करूंगा, सबसे पहले बताऊंगा मोल मेथड, उसके बाद बताऊंगा पीओसी, लास्ट में बताऊंगा मैं लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस। उसके साथ आपको लाना पड़ेगा नॉर्मेलिटी का टर्म, लाना पड़ेगा इक्विवेलेंट का कंसेप्ट, लाना पड़ेगा, बहुत कंसेप्चुअल टॉपिक है। ठीक, तो आप लिखो यहाँ पे मोल्स मेथड, हेडिंग दो। बताइए बैलेंसिंग जरूरी है या नहीं जरूरी है बैलेंसिंग। यहाँ पे बैलेंसिंग आप करोगे मोल मेथड, 3 मेथड करो, तीनों पे अगर
ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस अगर क्वांटिटेटिव एनालिसिस में एक्सपर्ट बन जाओगे ना बेटा तो बहुत ईजी होता है उसके बाद। पीएचओएस कैलकुलेशन जब बताएंगे ना आगे विदाउट कैलकुलेशन करके निकल जाओगे, इतना अच्छा होता है वो लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस। तो लिखो यहाँ पे मोल्स मेथड में बैलेंसिंग रिक्वायर्ड है या नहीं रिक्वायर्ड है? रिक्वायर्ड है आपका। मैंने पहले बता दिया स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट रेशियो इक्वल टू क्या होता है। इसमें एक फंडा पे सबसे हमेशा याद करना, एक फंडा सबसे याद रखना है यहाँ पे, स्टोइकियोमेट्रिक सॉरी, देखो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट रेशियो इक्वल टू क्या होता है, मोल रेशियो इक्वल टू क्या होता है, वॉल्यूम रेशियो। बस इसी फंडा पे वर्क करना है। मतलब होता है ये, मान लो कि आपने ए लिया, बी लिया, सी लिया, डी लिया, ये एक हाइपोथेटिकल रिएक्शन है। बताओ ए का कोएफिशिएंट क्या लिया मैंने, बी का कोएफिशिएंट क्या लिया मैंने, ये बी का कोएफिशिएंट क्या लेंगे, स्मॉल बी। ये बी है, बी का कोएफिशिएंट है। सी का कोएफिशिएंट क्या होगा, सी। और डी का कोएफिशिएंट क्या होगा, डी। एक हाइपोथेटिकल बैलेंस केमिकल इक्वेशन है। ठीक, ये आपका बैलेंस केमिकल इक्वेशन है। इक्वेशन है ये। अब सुनना, ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन में मैं जो बता रहा हूँ एक सिंपल थ्योरी बता रहा हूँ। देखो, इसका ए मोल तो इसका बी मोल कंबाइन करेगा, इसका सी मोल आएगा, इसका कितना आएगा, डी मोल आएगा कि नहीं? कोएफिशिएंट ही बोलते हैं। देखो क्या हो जाएगा, मोल्स ऑफ ए अपॉन मोल्स ऑफ बी इक्वल टू ए बाय बी। क्या प्रॉब्लम है बोलने में, बताओ। मोल रेशियो कोएफिशिएंट रेशियो तो सेम होता है, तो मोल्स ऑफ ए अपॉन मोल्स ऑफ बी इक्वल टू क्या होगा, ए बाय बी। लिख सकते हो ये, देखो तो, मोल्स ऑफ ए अपॉन मोल्स ऑफ सी इक्वल टू ए बाय सी। अगर लेट कर लो कि आपके पास बैलेंस केमिकल इक्वेशन है, कोएफिशिएंट्स आपको पता है, तो मोल्स ऑफ ए अपॉन मोल्स ऑफ सी इक्वल टू कोएफिशिएंट ऑफ दैट रिस्पेक्टिव कंपोनेंट का लिख दोगे। अगर मान लो कि तो मोल्स ऑफ ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, मोल्स ऑफ ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए बाय सी इंटू मोल्स ऑफ किसका हो जाएगा, सी। बेटा मोल्स को गिवन मास में मोलर मास में लिख सकते हो कि नहीं, मोल्स को गिवन मास में मोलर मास में लिख सकते हो कि नहीं? अगर मान लो ए का मैंने 5 ग्राम लिया, तो आपको बोलूंगा सी का अमाउंट बताओ कितना होगा, तो नहीं फाइंड कर सकते हो। कैसे फाइंड करोगे, देखो ए का कितना लिया, मैंने 5 ग्राम लिया, तो 5 बाय क्या करेंगे, मोलर मास ऑफ ए इक्वल टू ए बाय सी। इसका एक्स लेंगे तो मोलर मास ऑफ क्या करेंगे, सी। तो बताओ एक्स का वैल्यू नहीं आ सही है, ए और बी तो पता है आपको कोएफिशिएंट्स है, तो बताओ कैलकुलेशन इजी है कि टफ है, इजी है। आई बात समझ में। लेट कर लो कि ये दोनों गैस है, ये दोनों, ये भी गैस है, ये भी गैस है। अगर एक का वॉल्यूम देगा तो दूसरा का वॉल्यूम अगर फाइंड करना तो वो भी फाइंड करेंगे। गिवन वॉल्यूम कितना लेंगे, दिया रहेगा, उसको डिवाइड करेंगे 22.4 से, तो क्या आ जाएगा, मोल्स। इसका भी गिवन वॉल्यूम दिया रहेगा, उसको 22.4 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, मोल्स। अगर कोई भी एक अननोन रहेगा दूसरा नहीं फाइंड कर लेंगे, कर सकते हो नहीं ये। अगर नहीं मोल्स ही के टर्म में पूछा, एक का मोल देगा दूसरा का मोल फाइंड करना है, सिलेक्ट कर लो इसका मोल्स अगर पूछे आपसे, इसका मोल्स ये दिया रहेगा सी का, अब मोल्स ए का फाइंड करना है, तो क्या करेंगे, मोल्स ए और मोल्स सी का क्या लेंगे, रेशियो ले लेंगे। अब रेशियो क्या होगा, कोएफिशिएंट का रेशियो होगा। एक मोल आपका नॉन है, एक मोल आपका नॉन है, तो वो भी फाइंड कर। है बात समझ में। याद रखिएगा मोल रेशियो कोएफिशिएंट रेशियो क्या होता है, सेम होता है। कर लेंगे। अब देखो क्वेश्चन कैसे करेंगे, लिखो, find the amount of calcium carbonate must be decomposed to get 2.8 gram of calcium oxide on heating.
आपने 9th में पढ़ा होगा कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करते हैं हम लोग तो क्या आता है कैल्शियम ऑक्साइड प्लस क्या होता है CO2, कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है CO, कैल्शियम ऑक्साइड और क्या होता है CO2। तो पहले रिएक्शन लिखो, क्योंकि मोल मेथड लिख रहे हो तो पहले रिएक्शन लिखना पड़ेगा आपको। पहले क्या लिखेंगे, रिएक्शन लिखेंगे आप। तो देखो कैसे करेंगे सॉल्यूशन। बेटे कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करोगे तो क्या मिलेगा वो, और तो रिएक्शन बैलेंस है कि नहीं, बैलेंस है रिएक्शन। अब ये बताइए इसका 1 मोल लेंगे तो कैल्शियम ऑक्साइड कितना आता है 1 मोल। आप लोग सर CO2 के लिए क्यों नहीं लिख रहे, अरे CO2 का जरूरत ही नहीं मेरा। यहाँ पे किसका फाइंड करना है, कैल्शियम ऑक्साइड का। नहीं, किसका फाइंड करना है, कैल्शियम कार्बोनेट का। किसका अमाउंट दिया, कैल्शियम ऑक्साइड का। देखो इसका 1 मोल का मास कितना होता है, 100 ग्राम। चेक कर लो। कैल्शियम कितना लेते हैं 40, कार्बन क्या लेते हैं 12, ऑक्सीजन कितना लेंगे 16 इंटू 3, तो आ जाएगा आपका 100। इसका 1 मोल का मास फाइंड करोगे तो ये हो जाएगा आपका 56 ग्राम। कैल्शियम कितना लेंगे, कैल्शियम 40, ऑक्सीजन कितना लेंगे 16, दोनों को ऐड करोगे तो कितना होगा 56। अब बताओ 56 ग्राम गेन करने के लिए कितना डिकम्पोज करना पड़ेगा 100। 100. तो देखो 56 ग्राम ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड गिवन बाय कितना ग्राम बताइए, 100 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। तो बताओ 1 ग्राम कितना देगा, 100/56, तो 2.8 ग्राम कितना देगा, 2.8। 5 ग्राम। कितना रहा, 5 ग्राम आ रहा है ना आपका। अब बताओ तो ये तो मैंने कैलकुलेशन किया, ये यूनिटी मेथड यूज किया कि नहीं मैंने। मैंने किया क्या, रिएक्शन मेरे पास बैलेंस है, रिएक्शन बैलेंस में मैंने मोल्स देखा, मोल्स को मैंने कन्वर्ट, मास था, फाइंड क्या करना था, अमाउंट। क्या करेंगे वहां पे, मोल्स को किस में कन्वर्ट करेंगे, मास में। मास में दोनों को कन्वर्ट कर दिया, उसका फाइंड कर लिए। लेट कर लो कि कैल्शियम कार्बोनेट का अमाउंट देख के अगर CO2 का वॉल्यूम पूछता आपसे, तो CO2 को पहले मोल्स में लिखते हैं, मोल्स को किस में कन्वर्ट करते हैं, वॉल्यूम में। तो 1 मोल वॉल्यूम कितना होगा 22.4 लीटर, और उसका यूनिटी मेथड लगा के क्या फाइंड कर लेते, वॉल्यूम भी फाइंड कर लेते। हो सकता है ये। अगर मान लो कि इसको नोट करके मैं लिख देता हूँ, अगर एक अल्टरनेटिव ले लेंगे, अल्टरनेटिवली बनाएंगे हम लोग, कुछ अलग तरीका से बनाएंगे। तो उस अलग के तरीका में क्या बोला है, देखो मोल्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, मोल्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट अपॉन मोल्स ऑफ CO2, ये मोल्स ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड कितना आ रहा है, रेशियो बताइए, 1:1। तो बताओ मोल्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इक्वल टू क्या होगा, CO। आप बेटा बताओ मोल्स को तो मास में एक्सप्रेस कर सकते हो आप। तो इसका क्या हो जाएगा, x/, क्या हो जाएगा 100, 1 इंटू इसका क्या हो जाएगा बताइए 2.8 अपॉन क्या होगा 56। विल यू गेट सेम आंसर या डिफरेंट आंसर। तो इस पे ज्यादा फोकस करना, मोल रेशियो कोएफिशिएंट रेशियो पे। आपने यूनिटी मेथड बताया बनाया होगा 9th तो थोड़ा इंफॉर्मेशन, लेकिन मैं आपको बोल रहा हूँ देखो, आपको यूनिटी मेथड इजी लग रहा है आप यूज करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन थोड़ा ज्यादा पकड़ने का ट्राई करना कोएफिशिएंट रेशियो को। कोएफिशिएंट रेशियो को अगर पकड़ोगे तो बहुत इजी क्वेश्चन बन जाता है। क्योंकि देखो कोएफिशिएंट रेशियो को पकड़ोगे तो इतना आपको लिखना ही नहीं पड़ेगा, वो तो आप दिमाग से लेके चलोगे 1:1 रेशियो, तो सीधा दोनों को मूल को इक्वेट करके वैल्यू फाइंड कर लेंगे। आई बात समझ में। तो बताओ आर यू गेटिंग द x इक्वल टू 5 ग्राम स्टिल। तो आपको क्या मिला, 5 ग्राम ही मिला यहाँ पे। तो आप क्या यूज करोगे, आप पे डिपेंड है, मैंने दोनों बोल दिया आपको। यू कैन यूज द यूनिटी मेथड, यू कैन यूज द मोल रेशियो कोएफिशिएंट रेशियो, दैट डिपेंड्स ऑन यू। आपको जो इजी लगे उसी पे करना, दोनों में आपका एक ही आंसर आएगा। कर लेंगे, नेक्स्ट लिखो। must be decomposed
to give 2.24 liter, या ऐसे लिखो टू गिव KClO3 है 448 ml of oxygen gas at STP. पोटेशियम क्लोरेट है, ये पोटेशियम क्लोरेट KClO3 होता है। ऐसे हम पोटेशियम के एटॉमिक मास लेंगे 39, क्लोरीन लेंगे 35.5 और ऑक्सीजन कितना लेंगे आप 16। सारा इंफॉर्मेशन आपको कहाँ पे दिया रहेगा, क्वेश्चन में दिया रहता है। पोटेशियम कितना लेंगे, ठीक। क्या फाइंड करना बेटा बता दो, अमाउंट ऑफ पोटेशियम क्लोरेट। KClO3 होता है ना, लैब मेथड से हम लोग ऑक्सीजन बनाते हैं KClO3 के डिकम्पोज करने से। लैब में जो ऑक्सीजन बनाते हैं ना KClO3 के डिकम्पोजिशन से ही बनाते हैं। बताइए आप खुद से, पहले रिएक्शन बैलेंस करना सीखो। पोटेशियम क्लोराइड को जब तोड़ते हैं ना हम लोग, तो कैल्शियम पोटेशियम क्लोराइड आएगा और O2 आएगा। KCl plus O2 प्रोडक्ट होगा, लिखो KClO3 that give the KCl plus O2। KClO3 that give the KCl plus O2 लिखा आपने, KClO3 that give KCl plus O2 लिखा आपने। अब रिएक्शन को बैलेंस करो खुद से। बैलेंस रहेगा तो मुझ पता यूज नहीं करोगे। KClO3 को डिकम्पोज कर रफ लिख लेना, पहले ये लिख लेना कि क्या प्रोडक्ट दे रहा है, रफली लिख लेना। तो KCl देगा आपका, ईट का साइन देंगे तो प्लस क्या देगा O2। पहले बैलेंस करना। सर पोटेश आ गया है आंसर। कितना है आंसर बताइए, सर 0.3675 समथिंग लाइक दैट। देख रहा हूँ। अब ये बताओ रिएक्शन बैलेंस है कि नहीं, बैलेंस है। आप बताओ क्या यूज करें, यूनिटी मेथड यूज करें या रेशियो फाइंड करें, बताओ। यूनिटी मेथड, मतलब 9th में हो गए। चलो यूनिटी मेथड बताता हूँ। ये बताइए इसका 2 मोल लोगे तो इसका कितना आएगा, 3 मोल्स। मतलब 9th के टीचर को भूलना नहीं चाहते हो, नहीं। यूनिटी मेथड अवॉइड करना बोलो, थोड़ा मैच्योरिटी लेवल बढ़ाओ। देखो ये 2 मोल 3 मोल होगा, बताओ 2 मोल का मास कितना होगा, तो 1, ये 2 इंटू 122.5 ग्राम्स हो गई। इसका 3 मोल्स का वॉल्यूम फाइंड करना पड़ेगा आपको, ml। आप एक का पता है ना 22.4 लीटर, तो लीटर को ml में कन्वर्ट करोगे 1000 से मल्टीप्लाई करोगे। Means if you are going to decompose this amount of potassium chloride, then definitely you get this volume of oxygen। ये तो मेरे को रेफरेंस पता चला। दैट रेफरेंस यू आर गेटिंग फ्रॉम द बैलेंस केमिकल इक्वेशन। अब चलेंगे, अब किसी के लिए भी पूछे बता देंगे। देखो तो इसका 1 ml अगर लेंगे, देखो 3 इंटू 2240 ml ऑफ ऑक्सीजन गिवन बाय कितना ग्राम बताइए। बताइए गिवन बाय हाउ मेनी मोल्स ऑफ ऑक्सीजन, 2 इंटू 122.5 ग्राम ऑफ पोटेशियम क्लोरेट, सही है ये। हम्म, बताओ तो 1 ml के लिए कितना देंगे। कर लेंगे। अब आपको किसके लिए फाइंड करना था, कितना के लिए फाइंड करना था, 448 के लिए। 2 इंटू 122.5 इंटू 448 अपॉन हो जाएगा 3 इंटू 22400। एक सी देखना बेटा, मैं जो बता रहा हूँ यहाँ पे सुनना, ये 2/3 तो लिख देंगे हम लोग, इंटू 1.225 इंटू 2 कर सकते हैं। क्या किया मैंने देखो तो, देखो ये 0 को लेके चले गए ऊपर तो 1.2235 डिवाइड कर दिए था 100 से। ये आपको पता है कि 2 से कैंसिल हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 4/3 आ जाएगा कि नहीं। हम्म,
अब 4/3 बेटा क्या हो जाएगा, 4/3 इंटू क्या हो जाएगा 1.225। अब 4/3 कितना, तो 1.33। अब 1.33 को अगर 1.2 से डिवाइड करोगे, मल्टीप्लाई करोगे, तो 13 और 12 को मल्टीप्लाई करके देख लो कितना हो जाएगा आपका। So 156. 146, 156 1.56 ग्राम के करीब आएगा। चेक कर लो। KClO3 सॉलिड होता तो वॉल्यूम कहाँ से लेंगे, वॉल्यूम ओनली फॉर द गैसेस कंपोनेंट, नॉट फॉर द सॉलिड कंपोनेंट। अमाउंट पूछा था वो तो ग्राम में पूछा था वो। You can express that amount in the mole. Yeah, you can express that amount in gram. इक्वेट कर सकते हो, इक्वल नहीं बोल सकते हो आप। देखो मैंने इक्वल का साइन ही नहीं दिया, मैंने बोला कि दिस ml of oxygen given by this amount of this potassium chloride, मैंने ये बोला। मैंने साइन ऑफ इक्वलाइजेशन दिया नहीं, इक्वल नहीं किया। इक्वल कहते तो रॉन्ग हो जाएंगे, क्योंकि ml इधर ग्राम है, कहाँ से इक्वल कर पाओगे। क्यों नहीं कर सकते आप, देखो एक तरफ आप सुनो कि मोल्स है, तो मोल्स में एक तरफ मेरे को फाइंड एक मास दिया है, एक तरफ मास फाइंड करना है, और दूसरा तरफ वॉल्यूम दिया है, तो वॉल्यूम को मोल्स में कैसे एक्सप्रेस करोगे, गिवन वॉल्यूम बाय मोलर वॉल्यूम। अब मास आपको फाइंड करना है, तो वो मास को आप मोल्स में कैसे एक्सप्रेस करोगे, तो गिवन मास बाय मोलर मास। आपके पास तो फ्रीडम है, वॉल्यूम को भी मोल्स में कन्वर्ट कर सकते हो, मास को भी किस में कन्वर्ट कर सकते हो, मोल्स में। KClO3 फोटो नहीं, तो वो इक्वेशन बैलेंस नहीं था, बैलेंस किए सर थे आप। 1.63 ग्राम आ रहा है। अच्छा देख रहा हूँ, तो बैलेंस किए थे, कॉपी लगे था, बैलेंस किए थे। हम्म, सही है। नहीं, आपने जो देखो यहाँ पे, आपने ये लिया था KClO3, आपने कितना मोल लिया, हाउ डू यू नो दैट यू हैव KClO3 0.01 मोल। इसका अगर 0.02 लिए ना, इसका 1.2, इसका 1.2 नहीं बोल सकते, इसका 3.2, ये रॉन्ग किया आपने। इसका 3 मोल 2 मोल, इसका 1 मोल 2/3 मोल, वो रॉन्ग किया आपने। तो कितना रही है, 5-6 ग्राम के करीब आएगी। 1.63 है, 1.63 ग्राम के करीब आएगा। चलो लिख देता हूँ 1.63 ग्राम ऑफ KClO3। अब एक काम करो, अगर मैं इसको मोल्स मेथड में, मैं ये तो बना दिया यूनिटी मेथड, मैं इसको शॉर्ट में बता देता हूँ। कोएफिशिएंट रेशियो देखो कितना सिंपल है, देखो शॉर्ट में बता रहा हूँ, देखो नोट करके देखो। देखो मोल्स ऑफ KClO3 इक्वल टू 3/2 इंटू मोल्स ऑफ ऑक्सीजन। क्यों नहीं लिख सकते बताओ, चेक करो। देखो मोल्स ऑफ KClO3 कितना है 2, अब मोल्स ऑफ ऑक्सीजन कितना है कोएफिशिएंट 3, तो KClO3 अपन ऑक्सीजन का रेशियो क्या होगा 2/3। नहीं नहीं 2/3 होगा, लिख सकते हो ये 2/3, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना। आप बताइए आपको क्या पूछ रहा था, अमाउंट। तो KClO3 का मोल्स, अमाउंट को मोल्स में कैसे कन्वर्ट करो, तो गिवन मास मैंने एक्स ले लिया, तो मोलर मास 122.5। बताओ गिवन मास में मोलर मास क्या होता है, मोल्स होता है। ये क्या लिए 2/3 लिए, अब मोल्स है, लेकिन ऑक्सीजन का क्या दिया, वॉल्यूम दिया या मास दिया है, वॉल्यूम। तो वॉल्यूम दिया तो कितना वॉल्यूम दिया, गिवन वॉल्यूम चेक करो 448। अब डिवाइड करेंगे 2240 मोलर वॉल्यूम से, देखो will you get सेम आंसर या डिफरेंट, सेम मिलेगा। बेटर तो ये अप्लाई कर लो ना, एक ही स्टेप में तो हो जाता है, कौन उतना लेंथी लिखते रहेगा मास को मोल्स को फुल लिट। आई बात समझ में, मोल्स मेथड को थोड़ा ज्यादा हाईलाइट कर लेंगे, तो वो आप पे मैं फिर बोल रहा हूँ कि स्ट्रिक्टली मैं बोल रहा हूँ आपको, मैं आपको कोई फोर्स नहीं कर रहा हूँ कि मोल्स मेथड ही यूज करो। आपको इजी लग रहा है कि यूनिटी यूज करो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन मैं प्रेफर करूंगा मोल्स मेथड, क्योंकि मोल्स मेथड सबसे इजी बनाना। देखो नेक्स्ट लिखो, फाइंड द अमाउंट ऑफ आयरन
that can be react with लिखो that can react with steam. तो steam क्या होता है? वाटर वेपर. 18 ग्राम ऑफ स्टीम. तो स्टीम का मतलब वो क्या होता है? तो प्रोड्यूस हाइड्रोजन थ्रू लेंस प्रोसेस होता है जिसके थ्रू हाइड्रोजन बनाते हैं हम लोग. ये आपने पढ़ा होगा 9th-10th में. नहीं पढ़े थे? मैंने बोला कि फाइंड द अमाउंट ऑफ आयरन दैट कैन रिएक्ट विद 18 ग्राम ऑफ स्टीम टू प्रोड्यूस द हाइड्रोजन थ्रू द लेंस प्रोसेस. ये रिएक्शन क्या होता है मैं लिख रहा हूँ आपको. आयरन को जब स्टीम के साथ रिएक्शन करवाते हैं हम लोग तो ये बनता है आपका Fe3O4 प्लस आता है हाइड्रोजन. आप बैलेंस करोगे रिएक्शन को तो आयरन कितना है चेक करो. बेटा बताओ हाइड्रोजन कितना है, ऑक्सीजन कितना है, आयरन कितना है 3. पहले 3 कर देना. ऑक्सीजन कितना है 4. तो पहले 4 कर देना. हाइड्रोजन कितना निकल के आ गया 4 आ गया. बस हो गया. यही फाइंड करना था. बैलेंस हो गया रिएक्शन. अब बताइए मोल्स मेथड यूज करेंगे. क्या रेशियो हो रहा है 3:4 आ रहा है कि आयरन से स्टीम का. अब क्या पूछ रहा है आपका अमाउंट ऑफ आयरन. आयरन का एटॉमिक वेट कितना होता है 56. बताइए कितना होगा. अनुष्का बेटे बताओ क्या होगा आंसर आपका. तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा. सिंपल कैलकुलेशन पकड़ लोगे तो आप यहाँ पे सीधा कौन सा मेथड यूज करो यूनिटी या मोल्स जो बोलो आप. तो देखो ये सॉल्यूशन बताएंगे तो क्या हो जाएगा. देखो मोल्स ऑफ आयरन इक्वल टू क्या हो जाएगा 3/4 मोल्स ऑफ वाटर. आपको किसका अमाउंट पूछ रहा था आयरन का. किसके साथ स्टीम के साथ. तो स्टीम आयरन का मोल रेशियो ले लो. आई बात समझ में. अगर आपको पूछता कि अमाउंट वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन पूछता मेरे को तो फिर मोल्स रेशियो लेंगे हाइड्रोजन के साथ कोरिलेट कर लेंगे. अब बताओ तो यहाँ पे मोल्स कितना हो जाएगा. इसका गिवन मास है कितना x बाई क्या होगा 56. 3/4 इसका मोल्स कितना था 18/18 ही होगा. तो कितना 1 ही होगा. x इक्वल टू क्या हो जाएगा 42 ग्राम. मतलब 42 ग्राम क्या चाहिए आपको आयरन. So that react with the steam to give the 4 moles of hydrogen. If you are getting the 4 moles of hydrogen, it means how many ml of hydrogen? लीटर ml 4 into 22.4 लीटर. अगर लेट कर लो यहाँ पे मैंने 18 ग्राम स्टीम लिए तो 18 ग्राम से आपका कितना लीटर आएगा. कितना मोल आएगा. 18 ग्राम स्टीम का मतलब 1 मोल. आप देखो वहाँ पे 4 मोल स्टीम लेते हो तो कितना मोल आपका हाइड्रोजन आता है 4. अगर इसका 1 मोल लेंगे तो कितना आएगा 1 ही मोल आएगा. तो आपने लिटरली कितना लिया स्टीम 18 ग्राम लिए. अब लिटरली कितना लिए आपने 1 मोल ही लिए. 1 मोल से कितना मोल आएगा हाइड्रोजन 4 मोल ही आएगा. 4 मोल ये सॉरी 1 मोल आएगा. अब 1 मोल हाइड्रोजन का वॉल्यूम कितना होता है एसटीपी पे 22.4 लीटर. तो वो भी फाइंड कर सकते हो आप. कर लेंगे. तो मैंने क्या बोला आपके पास एक ऐसा कॉन्सेप्ट है मोल्स. आपको कोफिशिएंट रेशियो किसके इक्वल होता है मोल रेशियो. बस मोल्स को यू कैन एक्सप्रेस इन द वॉल्यूम. मोल्स को यू कैन एक्सप्रेस इन द मास. मोल्स यू कैन एक्सप्रेस इन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स नंबर ऑफ एटम्स. ठीक. तो आज का जर्नी यहीं तक रहने दो. आपने सबसे इंपॉर्टेंट क्या पढ़ा मैं बता रहा हूँ. सबसे इंपॉर्टेंट आपको मैंने बताया स्टोइकोमेट्रिक का कोफिशिएंट रेशियो मोल रेशियो. ये दिमाग में सेट कर लो. ठीक. और हम लोग कौन सा प्रोसेस यूज कर रहे हैं मोल्स मेथड यूज कर रहे हैं. अब टू गेट द आंसर थ्रू द मोल्स मेथड योर रिएक्शन मस्ट बी बैलेंस इक्वेशन होना चाहिए. अगर अनबैलेंस्ड होगा तो कैलकुलेशन नहीं कर पाओगे. नेक्स्ट जाइए तो नेक्स्ट आपको बनाएंगे लिमिटिंग रिएजेंट्स. नेक्स्ट जाइए. नेक्स्ट. Thank you, sir. Bye, sir.